ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। गई 56 राहुल और ओजस्विनी की पहली मुलाकात। राहुल और ओजस्विनी ने जब नाश्ता कर लिया तो प्लेट सिंक में रखने के बाद दोनों लिविंग रूम में लगे सोफे पर आकर बैठ गए। उसी समय ओजस्विनी के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने राहुल से सवाल किया, जब तुम बता रहे हो कि तुम रीति से मिलने वापस दिल्ली आए थे तो तुम मुझे याद क्यों नहीं हो? क्योंकि लगभग उस समय के आसपास लगभग 1 साल पहले तक की सारी रीति की यादें मुझे याद है, लेकिन तुम उनमें कहीं नहीं हो। राहुल ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, जिस रात मैं दिल्ली पहुंचा था उस समय रात के लगभग 1 बज चुके थे और मुझे पता चला था कि रीति उस समय अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगले दिन ही उससे मिलना सही रहेगा। लेकिन जब अगले दिन मुझे रीति के वापसी की खबर रात तक नहीं मिली तो मुझे भी उसकी थोड़ी चिंता होने लगी थी। रात होते तक मेरे आदमियों ने भी रीति की बहुत खोजबीन की, लेकिन उन्हें भी रीति के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। भले ही उस समय मेरे दिल में रीति के लिए प्यार नहीं बचा था, लेकिन इंसानियत तो तब भी थी। अगले दिन मुझे पता चला कि रीति मिल गई है और उसे हॉस्पिटल में रखा गया है। मैंने रीति की हालत के बारे में पता चलने के बाद ही सोच लिया था कि अब मैं रीति से मिलने नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं वापस जाने वाला था। लेकिन तभी मुझे मेरे असिस्टेंट का कॉल आया कि मुझे दिल्ली में ही रुककर एक क्लाइंट से 10 दिन बाद मीटिंग करनी है, इसलिए मैं वहां पर कुछ दिनों के लिए रुक गया था। लेकिन फिर मैंने रीति के बारे में कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि कहीं न कहीं मैं उसे अब तक माफ कर चुका था। राहुल की बातें सुनकर ओजस्विनी ने राहुल से सवाल किया, फिर तुम देहरादून में कॉलेज पार्टी में मुझसे मिलकर इतने खुश क्यों हुए थे, और वो डांस? उसके वक्त तो मुझे लगा था कि जैसे तुम मुझसे मतलब रीति से तब भी प्यार करते हो। ओजस्विनी की बातें सुनकर इस बार राहुल को भी हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर ओजस्विनी बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, क्या हुआ, बताओ ना, तुमने ऐसा क्यों किया था? राहुल ने खुद को शांत किया और फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, क्योंकि मेरा वह प्यार किसी रीति सान्याल के लिए नहीं था, बल्कि इस ओजस्विनी के लिए था। ये बोलते हुए राहुल ने ओजस्विनी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। ओजस्विनी उसकी इस बात पर थोड़ा परेशान होते हुए बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। राहुल ने उसे अपना एक और सच बताते हुए कहा, तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे ठीक होने के लगभग 8 दिन बाद तुम रात के समय अपने घर से मतलब रीति के घर से शायद छिपकर बाहर की ताज़ा हवा लेने आई थी। उस समय कुछ ऐसा हुआ था शायद जो तुम्हें अभी याद जाए। उसकी बात सुनकर रीति अपने ख्यालों में गुम हो गई। फ्लैशबैक। रीति जब हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद घर वापस आई थी तो इतने सारे लोगों के बीच चुप रह रहकर वो बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। इसलिए एक दिन घर में सभी लोगों के सो जाने के बाद वह अपना दिमाग शांत करने के लिए रात के 11 बजे के करीब छुपकर घर से बाहर निकल गई। जब वह रात के समय दिल्ली की बिजी सड़कों पर घूम रही थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ तो इतनी रात को भी इतना शोरगुल रहता है, तो वह अपना दिमाग कैसे शांत कर पाएगी। इसलिए उसने मन की थोड़ी शांति पाने के लिए एक खाली सड़क चुनी, जो शायद किसी पॉश इलाके की लग रही थी। उस सड़क के आसपास बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए थे और सभी तरफ बहुत शांति और खूबसूरती थी, जिससे रीति के दिल को अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। इसलिए वो कुछ समय के लिए वही टहलने लगी। लेकिन 10 मिनट बाद ही उसे वहां पर किसी की पिस्तौल चलने की 2 बार आवाज सुनाई दी। रीति समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह गोली चलने की आवाज की दिशा में बढ़ गई। उसने देखा कि एक कार से अभी अभी अपने दोनों हाथ ऊपर किए हुए एक यंग सा बंदा निकलकर बाहर आया है। उसके आसपास 2 लोग जमीन पर भी पड़े हुए थे, जिनकी ड्रेस को देखकर वे उस लड़के के बॉडीगार्ड समझ आ रहे थे। वही उसके सामने 3 कारें खड़ी हुई थी, जिससे लगभग 12 लोग अभी अभी निकलकर बाहर आते हुए दिखाई दे रहे थे। इस समय रीति ने उनके सामने जाना सही नहीं समझा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अभी वहां की कंडीशन कैसी है। रीति ने जब धीरे से उस लड़के का चेहरा देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि वह लड़का अपने चेहरे पर एक मास्क लगाए हुए था, जिस वजह से इस समय उसकी आंखें बस दिखाई दे रही थी। उसी समय रीति ने देखा कि वे सभी लोग एक साथ सामने खड़े व्यक्ति की तरफ अपनी गन लिए बढ़ रहे हैं। एक पल के लिए रीति को कुछ भी समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी जैसे ही उनमें से एक आदमी उस व्यक्ति पर वार करने वाला था, उस व्यक्ति ने आदमी का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही बाकी के 11 लोग भी उसकी तरफ मारने के लिए आने लगे, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति को अपनी पिस्तौल का निशाना नहीं बनाया, जिससे रीति समझ गई थी कि शायद किसी ने उन्हें इस व्यक्ति को जिंदा अपने पास लाने के लिए कहा है। वह व्यक्ति एक एक करके सबसे लड़ने लगा, लेकिन वे लोग संख्या में ज्यादा थे और एक साथ उस पर हमला कर रहे थे, इसलिए कुछ ही समय में वह व्यक्ति उन सभी को अकेले संभाल नहीं पा रहा था, जिस वजह उसे बहुत सी चोट लग गई थी। रीति वहां खड़ी खड़ी यह सब सहन नहीं कर पाई और सीधे तेज
गति से चलकर उस व्यक्ति के करीब पहुंच गई। किसी लड़की को अपने मदद के लिए आते देख वो व्यक्ति खुद भी हैरान रह गया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उनमें से किसी ने नहीं की थी। रीति ने सामने खड़े घायल व्यक्ति को कार की बैक सीट पर धकेलकर कार की की निकालकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और जमीन पर पड़े एक बॉडीगार्ड के जेब से उसकी पिस्तौल निकाल ली और सामने खड़े लोगों पर फायर करने लगी। लेकिन उस घायल व्यक्ति को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि सामने खड़े गुंडों के फायर करने के बावजूद उनकी एक भी गोली इस लड़की को छू भी नहीं पाई थी, जबकि उस लड़की की हर एक गोली एकदम निशाने पर लग रही थी। क्योंकि इस समय रीति की बॉडी कमजोर थी, इसलिए ओजस्विनी अपनी कुछ ही शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रही थी, वो भी बहुत कम समय के लिए कर पा रही थी। लेकिन फिर भी रीति की स्पीड ने वहां खड़े हर व्यक्ति को हैरानी में डाल दिया था। कुछ ही मिनटों में उन सारे गुंडों का सफाया रीति ने कर दिया। हालांकि उसने किसी को जान से नहीं मारा था, लेकिन इस तरह से घायल जरूर कर दिया था कि वे सभी कुछ समय तक उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अगले ही पल रीति ने कार की चाबी से डोर अनलॉक किया और चाबी को कार के अंदर फेंककर वहां से तुरंत निकल गई और फिर रीति वहां से अपने घर चली गई। फ्लैशबैक एंड। ये ध्यान आते ही ओजस्विनी ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, ओ माय गॉड, इसका मतलब वो मास्क वाले व्यक्ति तुम ही थे और मैंने किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही जान बचाई थी। तभी राहुल ने उसे बताया कि इस बीच मैं उस लड़की की सिर्फ एक झलक देखकर ही हैरान रह गया, क्योंकि मैंने कभी भी रीति सान्याल के यहाँ होने और ये सब करने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए मैंने अगले ही दिन अपने कुछ लोगों से रीति की अभी की परिस्थिति के बारे में पता लगवाया तो उन्होंने बताया कि उस दिन हॉस्पिटल से आने के बाद से रीति बहुत बदल चुकी है। मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैं इस बारे में कुछ और पता करवा पाता उससे पहले ही मुझे किसी अर्जेंट काम के लिए अपने परिवार के पास वापस जाना पड़ा और फिर तुम मुझे देहरादून में मिली। उसकी इस बात को सुनने के बाद ओजस्विनी ने एक राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कुछ सोचते हुए ओजस्विनी ने राहुल से फिर से सवाल किया, लेकिन तुमने तो अभी अभी बताया था कि तुम 4 साल से अब्रॉड में थे, तो फिर देहरादून में रहकर मुझे ये क्यों सुनने को मिला कि तुम हमारे सीनियर हो? इसका तो साफ मतलब तो था कि तुमने 1 साल पहले से वहां पढ़ाई की है। राहुल ने यह सुनकर थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, तुम्हारे छोटे से दिमाग में इतने सवाल कहाँ से आते हैं? और तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत अभी नहीं है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मेरे परिवार के लिए मैं 4 साल से अब्रॉड में था, जबकि मैं अपने किसी पर्सनल रीजन से 1 साल पहले ही उनसे छिपकर इंडिया आ चुका था और इस बारे में मेरे दोनों बॉडीगार्ड जॉन और टाइगर के अलावा किसी को नहीं पता है। ये बोलकर राहुल ने ओजस्विनी की नाक को हल्का सा पिंच करते हुए कहा, और अब तुम्हें भी पता है। उसके ऐसा करने की वजह से दोनों के चेहरे पर एक एक मुस्कान आ गई। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे 57 राजीव ने किया राहुल को कॉल। 4 दिन बाद सुबह के 6 बजे राहुल का फोन रिंग करता है। राहुल बिना अपनी आंखें खोले ही बेड पर लेटे हुए ही कॉल पिक कर लेता है। तभी उसे सामने से राजीव की थोड़ी परेशान सी आवाज सुनाई देती है। राजीव राहुल से बोलता है, सर आपको किसी भी हालात में कल सुबह तक यहाँ आना होगा। उसकी इस बात को सुनकर राहुल थोड़ा इरिटेट होते हुए बिना जवाब दिए बेड से उठकर बाहर हॉल में आ जाता है, क्योंकि वह इतनी सुबह ओजस्विनी को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने हॉल में आकर सोफे पर बैठते हुए अपनी नींद भरी आवाज में ही राजीव से कहा, हाँ अब बताओ राजीव, ऐसी कौन सी बड़ी परेशानी हो गई है जो तुम मुझे अचानक से मुंबई आने के लिए बोल रहे हो? राजीव थोड़ी टेंशन के साथ बोलता है, सर अभी अभी मुझे विकास का फोन आया था और उसने मुझसे कहा है कि छोटे सर यूएसए से वापस आ रहे हैं और कल सुबह तक वो यहाँ मुंबई आ जाएंगे। राजीव की बात सुनते ही राहुल की नींद जैसे हवा में फुर हो जाती है और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए राजीव से बोलता है, क्या एमी वापस आ रहा है? लेकिन उसने तो मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा है और वह मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाता है, फिर वो बिना बताए कैसे इतना बड़ा फैसला लेकर बिना किसी सिक्योरिटी के इंडिया आ सकता है? ये बोलते हुए राहुल के चेहरे पर गुस्से और चिंता के हाव भाव साफ दिखाई दे रहे थे। राजीव ने जैसे ही कुछ बोलना शुरू किया, सर वो परसों। हालांकि राजीव इतना ही बोल पाया था कि राहुल ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तुमने विकास से कहा नहीं कि वह उसे इस तरह से यहाँ ना आने दे? तुम तो जानते हो ना एमी के लिए यहाँ कितना खतरा है, फिर भी तुमने विकास को ऐसी लापरवाही करने से रोका क्यों नहीं? राहुल के ये सवाल करते ही राजीव ने उसे तुरंत जवाब दिया, सर एमी सर जिद पर अड़ गए थे कि उन्हें परसों का दिन आपके साथ ही सेलिब्रेट करना है, इसलिए वो बिना किसी की बात सुने यहाँ आने के लिए निकाल गए। राजीव के मुंह से यह बात सुनने के बाद राहुल को याद आया कि परसों का दिन उन दोनों भाइयों के लिए कितना बड़ा दिन है। ये ख्याल आते ही राहुल के चेहरे के भाव थोड़े शांत हो गए और उसने राजीव से धीमी आवाज में सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि इस सफर के दौरान उसके साथ कौन कौन है? कहीं इस बार फिर से वह अकेले यहाँ आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? राहुल की यह बात सुनने के बाद राजीव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सर पिछली बार आपकी डांट सुनने के बाद इस बार एमी सर अकेले वापस नहीं आ रहे हैं, उनके साथ शेरा और जॉन दोनों है और साथ में उनका सेक्रेटरी विकास भी उनके साथ ही आ रहा है। राजीव की यह बात सुनने के बाद राहुल ने एक चैन की सांस ली और फिर राजीव से कहा, चलो फिर चिंता वाली कोई बात नहीं है।
ये बोलने के बाद राहुल जैसे ही कॉल कट करने वाला था, राजीव ने उसे कॉल कट करने से पहले ही कहा, सर प्लीज कॉल मत कट कीजिए अभी। राजीव की यह बात सुनते ही राहुल ने निर्देश लाइन की बटन पर से अपनी उंगली हटा दी और राजीव से थोड़ी गंभीरता से सवाल किया, सब कुछ ठीक तो है ना राजीव, क्या तुम मुझसे कुछ और भी कहना चाहते हो? राजीव ने सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सर वो मैं बस ये बोल रहा था कि कल आप एमी सर के यहाँ आने से पहले ही मुंबई आ जाइएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं ना, आपको यहाँ ना पाकर एमी सर पूरा ऑफिस सिर पर उठा लेंगे। राजीव को इतना चिंता करते देखकर राहुल ने हल्का सा हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया हूँ और मैं समय पर वहां आ जाऊंगा। राहुल की बात सुनकर राजीव ने भी ओके सर बोलकर कॉल कट कर दिया। राजीव का कॉल कट कर देने के बाद राहुल सोफे से उठकर ओजस्विनी के रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि ओजस्विनी सोते हुए बहुत प्यारी दिखाई दे रही थी। उसे इस तरह से देखने के बाद राहुल को उस पर बहुत प्यार आता है और वह बेड पर जाकर ओजस्विनी के बगल में लेट जाता है और धीरे से उसके करीब जाकर उसके कानों में बोलता है, गुड मॉर्निंग रीति। उसके ये बोलते ही सो रही ओजस्विनी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, हालांकि वो अभी भी नींद से नहीं जागती है। ये देखकर राहुल तुरंत ही उसके होंठों के करीब जाकर उसके अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर उसे एक सॉफ्टली किस कर देता है। उसके ऐसा करने पर ओजस्विनी भी उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेती है और इसी तरह फिर से सो जाती है। राहुल जानता था कि ओजस्विनी ने कल रात को देर तक जागकर अपना काम खत्म किया है, इसलिए वह उसे अब और परेशान नहीं करता है और बेड से उठते हुए धीरे से उसे ब्लैंकेट से कवर करके खुद बाथरूम की तरफ चला जाता है। वही राहुल के चले जाने पर ओजस्विनी एक पिलो को गले से लगाकर सो जाती है। दोपहर के 11 बजे के करीब ओजस्विनी अपने रूम से अंगड़ाई लेते हुए बाहर आती है और हॉल में लगे सोफे पर बैठे हुए राहुल के हाथ से फाइल लेकर टेबल पर रख देती है और फिर उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और राहुल के सीने पर अपना सिर रखकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। राहुल भी मुस्कुराते हुए उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोलता है, मैंने आज शाम को हम दोनों के लिए डिनर डेट की अरेंजमेंट की है, क्योंकि कल मुझे किसी अर्जेंट काम से वापस जाना होगा। राहुल के जाने की बात सुनकर ओजस्विनी अपना चेहरा ऊपर करके राहुल की तरफ देखते हुए उदासी भरे स्वर में बोलती है, क्या तुम्हारा वापस जाना बहुत ज्यादा जरूरी है? तुम कुछ दिन और यहाँ नहीं रुक सकते हो क्या? राहुल उसके माथे पर एक किस करते हुए बोलता है, रीति अगर मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं कभी भी तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाता। ओजस्विनी भी समझ सकती थी राहुल को जरूर ही कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, वरना वो खुद उससे दूर जाने की बात नहीं करता। ये सोचने के बाद ओजस्विनी अपना चेहरा वापस राहुल के चेस्ट पर रख लेती है। उसके चेहरे की उदासी को दूर करने के लिए राहुल उसके चेहरे को ऊपर करके अपने होठों को उसके करीब लाता है। उसके ऐसा करने पर ओजस्विनी उसकी गोद से उठकर अपने रूम की तरफ जाते हुए बोलती, मी अग्निहोत्री, मैंने अभी ब्रश नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि इस एक किस के बाद मेरा बॉयफ्रेंड दूसरी बार मेरे करीब आने से डरने लगे। ये बोलते हुए ओजस्विनी अपने रूम की बाथरूम के अंदर चली जाती है। उसकी इस हरकत पर राहुल के मुंह से जाती हुई ओजस्विनी के मुंह से बस इतना ही निकलता है, पागल लड़की। और यह बोलकर राहुल मुस्कुराते हुए टेबल पर रखी हुई फाइल उठाकर वापस पढ़ने लगता है। साथ ही वो उन दोनों के लिए ऑनलाइन लंच भी ऑर्डर कर देता है। ओजस्विनी लगभग आधे घंटे बाद जब बाथरूम से बाहर आती है तो उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुए राहुल पर जाती है, जो कि अभी भी उसी फाइल में बिजी था। ये देखकर ओजस्विनी मुस्कुराते हुए बाथरोब पहने हुए ही अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ जाती है और उसमें से एक ड्रेस निकालकर अपने रूम का दरवाजा बंद करके ड्रेस चेंज कर लेती है। जब वह मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रही होती है तब उसे याद आता है कि आज शाम को उसे राहुल के साथ डिनर डेट पर जाना है। ये सोचते हुए वह अपने बालों को ऊपर करके उसमें एक क्लेचर फंसा लेती है और फिर से वार्डरोब की तरफ चली जाती है। वहां जाकर वो अपने सभी कपड़े इधर उधर करके देखने लगती है, लेकिन तब उसे समझ आता है कि उसने बहुत दिनों से कोई भी नई ड्रेस नहीं ली है। ये सोचकर वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वह सोचती है कि वह अभी ही फैशन हब जाकर कोई नई ड्रेस ले आएगी। ये सोचकर वह खुश होते हुए बाहर आती है और राहुल के पास जाकर बैठते हुए बोलती है, राहुल सुनो ना। उसके ऐसे बोलने पर राहुल बिना फाइल पर से नजरें हटाए ही हम बोल देता है। तो ओजस्विनी समझ जाती है कि यह फाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की है, इसलिए वह इस बार राहुल को अपने साथ आने के लिए बोलने की बजाय सिर्फ इतना ही बोलती है, राहुल मुझे किसी जरूरी काम से कुछ समय के लिए फैशन हब जाना होगा, मैं शाम से पहले वापस आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर राहुल ओजस्विनी की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है चले जाना, लेकिन मैंने पहले ही लंच ऑर्डर कर दिया है, कुछ ही समय में ऑर्डर आता ही होगा, हम दोनों पहले साथ में डिनर कर ले फिर तुम चली जाना। उसकी बात पर ओजस्विनी हल्का सा मुस्कुरा देती है और राहुल वापस उस फाइल में कुछ चेंजेस करने लगता है। तभी बाहर से कोई उनके फ्लैट की डोरबेल बजाता है। ओजस्विनी समझ जाती है कि जरूर डिलीवरी बॉय ही आया होगा, इसलिए वह तुरंत ही सोफे से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। कुछ ही देर में वह सारा लंच लेकर सोफे के सामने रखे हुए टेबल पर लगाने लगती है। ओजस्विनी किचन से जाकर प्लेट्स और गिलास भी ले आती है। कुछ देर बाद वो एक ही प्लेट में दोनों का लंच सर्व कर लेती है, क्योंकि जब से वे दोनों रिलेशनशिप में आए थे राहुल और ओजस्विनी हमेशा एक ही प्लेट में खाना खाते थे।
लेकिन ओजस्विनी देखती है कि राहुल अभी भी अपनी फाइल नीचे नहीं रख रहा है। ये देखकर वह मुस्कुराते हुए खाने का एक बाइट बनाती है और उसे राहुल के मुंह की तरफ बढ़ा देती है, जिसे देखकर राहुल ओजस्विनी को एक क्यूट सी स्माइल दे देता है और खाने के उस निवाले को खा लेता है। ओजस्विनी इसी तरह एक बाइट राहुल को खिलाती है और दूसरा खुद खा लेती है। दोनों का खाना खत्म हो जाने के बाद वह पूरा टेबल साफ कर देती है और राहुल के गाल पर एक किस करके उससे बोलती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। राहुल भी उसे हल्के से गले लगाकर बोलता है, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर ओजस्विनी उसे एक मुस्कान देकर अपने फ्लैट से बाहर निकल जाती है। ओजस्विनी जैसे ही फैशन हब पहुंचती है वह सीधे स्टोर मटेरियल वाले डिपार्टमेंट में चली जाती है। उसे आया हुआ देखकर उसकी सेकंड असिस्टेंट दिव्या भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोलती है, मैम आपने मुझे बताया नहीं कि आप आने वाली है, नहीं तो मैं आपकी आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करती। ओजस्विनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं बस यहाँ अपने लिए एक ड्रेस लेने आई हूँ। ओजस्विनी की यह बात सुनकर दिव्या बोलती है, मैम आपने पहले इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? कुछ समय पहले ही हमारे सिलेक्टेड पीस किसी के द्वारा यहाँ से खरीद करके ले जा लिए गए हैं। अब हमारे पास हाई क्लासेज ड्रेसेस में कुछ ही ड्रेसेस बची हुई है। उसकी बात सुनकर ओजस्विनी अपनी जगह पर रुक जाती है और उसके चेहरे पे निराशा के भाव छा जाते हैं। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। 58 डिनर डेट के लिए ड्रेस। ओजस्विनी जब आज शाम के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने फैशन हब जाती है तो उसे पता चलता है कि अभी अभी कोई उनके स्टोर के ज्यादातर सिलेक्टेड पीस ले जा चुका है। ये सुनने के बाद ओजस्विनी के चेहरे पर उदासी के भाव आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने एक्सप्रेशन थोड़े ठीक करके अपनी सेकंड असिस्टेंट दिव्या से बोलती है, कोई बात नहीं दिव्या, तुम एक काम करो, मुझे बची हुई कुछ अच्छी ड्रेसेस ही दिखा दो, मैं उनमें से अपने लिए कोई भी एक ड्रेस देख लेती हूँ। वैसे तो दिव्या जानती थी कि जो ड्रेसेस बची है उनमें से शायद ही ओजस्विनी को अपने लिए कोई अच्छी लगे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए वो ओजस्विनी के साथ साथ सामने वाले रूम की तरफ चली गई। वहां जाकर लगभग आधा घंटे तक भी बहुत सी ड्रेस देख लेने के बाद भी ओजस्विनी को अपने लिए कोई ड्रेस पसंद नहीं आई। ओजस्विनी ने उदास होते हुए मन ही मन कहा, इससे अच्छी मुझ पर सूट होने वाली ड्रेस तो मेरे वार्डरोब में रखी हुई है, तो क्यों न मैं अपनी ही कोई पुरानी ड्रेसेस में से एक आज शाम पहन लूं। ये सोचने के बाद ओजस्विनी दिव्या से बोलती है, रहने दो दिव्या, मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे पास एक बहुत अच्छी ड्रेस घर पर रखी हुई है, इसलिए इस बार मैं उसी से काम चला लूंगी। दिव्या ने उसकी बात पर बस मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर ओजस्विनी और दिव्या वहां से उठकर बाहर आ गई। तभी ओजस्विनी ने दिव्या से कहा, दिव्या कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट काम तो नहीं है जिसके लिए यहाँ पर मेरी कोई जरूरत हो? वैसे तो दिव्या और नव्या नेचर और काम करने दोनों में ही बहुत अच्छी थी और दोनों को ही ओजस्विनी ने खुद सब कुछ सिखाया था, इसलिए उसकी अनुपस्थिति में वे दोनों ही सारा काम अच्छे से हैंडल कर लेती थी। इसलिए ओजस्विनी को ऑफिस के बारे में अभी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी दिव्या ने ओजस्विनी के इस सवाल को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैम, आप आराम से अपना हॉलीडे एंजॉय कर सकती है, फिलहाल के लिए यहाँ सब ठीक, और अगर मुझे किसी तरह से आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। ओजस्विनी ने यह सुनकर दिव्या की तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और फिर फैशन हब से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गई। कार ड्राइव करते समय ओजस्विनी ने देखा कि अभी सिर्फ 3 ही बजे है और क्योंकि उसके पास अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, इसलिए क्यों न वो पहले कुछ देर अनुष्का से मिलकर उसके हाल चाल पूछ ले, उसके बाद वो अपने फ्लैट पर चली जाएगी। जब वो ये सब सोच रही थी उसी समय ओजस्विनी की नज़र सामने लगे एक फ्रूट स्टॉल पर पड़ी, तो उसने तुरंत ही अपनी कार रोक दी और कार से उतरकर उसने अनुष्का के लिए कुछ फ्रूट्स ले लिए और फिर वो वापस आकर अपनी कार में बैठ गई। जैसे ही कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद ओजस्विनी अनुष्का के फ्लैट में गई तो दरवाजे पर नॉक करते ही दरवाजा खुल गया और उसे सामने अनुष्का खड़ी दिखाई दी। अनुष्का उसे अंदर लाते हुए बोली, क्या बात है मैडम, पूरे 3 दिन बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, आखिर इतनी बिजी कहाँ हो गई हो? उसकी बात सुनकर ओजस्विनी बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, अरे तू तो जानती है उस मेहता के प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने डेडलाइन 1 वीक पहले ही कर दी थी और मुझे कल ही उन्हें अपनी डिजाइन शो करना था, तो बस उसी काम में लगी हुई थी। अनुष्का ने उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अरे ऐसा था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं भी तेरी थोड़ी मदद कर देती, बिना मतलब के अकेली परेशान होती रही। उसे परेशान होते देखकर ओजस्विनी बोली, अरे उन सब बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो बस मेरे इस छोटू का ध्यान रख, बाकी सारे काम मैं खुद ही संभाल लूंगी। वैसे भी कल रात को 3 बजे तक जागकर मैंने सारा प्रेजेंटेशन विद डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। ये बोलने के बाद ओजस्विनी ने खड़े होकर अपने साथ लाए हुए फ्रूट्स को टेबल पर रख दिए और उनमें से कुछ फ्रूट्स को सिंक में धोकर के एक प्लेट में अनुष्का के लिए बनाकर ले आई और फिर अनुष्का की तरफ देखकर बोली, इन्हें अभी खत्म कर लेना, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, इसलिए मैं कल फिर तुझसे मिलने आऊंगी। अनुष्का ने भी उसे मुस्कुराते हुए ठीक है
कहा, क्योंकि वह जानती थी कि देर रात तक काम करने के कारण शायद ओजस्विनी थक गई होगी, इसलिए इस समय उसे अपने पास रोकना अनुष्का को भी सही नहीं लगा। अनुष्का और राहत के फ्लैट से निकलने के बाद ओजस्विनी सीधे अपने फ्लैट पर चली गई और उसके दरवाजा नॉक करते ही राहुल ने एक मुस्कान के साथ दरवाजा खोल दिया। ओजस्विनी भी उसे एक स्माइल देकर अंदर आ गई। फिर सोफे पर बैठते हुए ओजस्विनी ने राहुल से कहा, हमें डिनर पर कितने बजे जाना है? ओजस्विनी का ये सवाल सुनकर राहुल ने उससे कहा, 6 बजे, और फिर सोफे पर बैठकर उस कॉफी को पीने लगा जिसे शायद उसने कुछ देर पहले ही बनाया था। ओजस्विनी ने देखा कि अभी तो 4 बजने वाले हैं, इसलिए उसने एक चैन की सांस ली। राहुल ने उसे इस तरह बैठे देखकर कहा, तुम भी कॉफी पियोगी? कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूं। ओजस्विनी ने उसकी बात को सुनकर सोफे से उठकर राहुल के बगल में बैठकर उसके हाथ से उसका कॉफी मग लेते हुए कहा, मेरा तो इससे काम चल जाएगा, तुम्हें अगर और कॉफी पीना हो तो तुम अपने लिए बना सकते हो। ये बोलकर ओजस्विनी ने राहुल के कॉफी मग से कॉफी की एक सिप ली और राहुल के कंधे से सिर से टिकाकर बैठ गई। राहुल भी उसकी इस हरकत को देखकर उसके माथे पर एक किस किए बिना नहीं रह सका। फिर कुछ देर तक दोनों इसी तरह से चुपचाप बैठे रहे, जैसे उनकी चुप्पी ही आपस में बात कर रहे हैं। फिर अपने मोबाइल में टाइम देखकर ओजस्विनी ने राहुल से कहा, मुझे लगता है अब मुझे रेडी होने के लिए जाना चाहिए, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। राहुल ने भी उसकी तरफ देखकर सहमति में आपने सिर हिला दिया। इस समय दोनों ही एक दूसरे से दूर जाने के ख्याल से बहुत दुखी थे, लेकिन अपना दर्द दिखाकर दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसलिए राहुल और ओजस्विनी बस आज की शाम एक दूसरे के साथ को अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते थे। तभी राहुल ने अपने रूम में जाकर राजीव को कॉल किया और कॉल रिसीव होते ही उससे कहा, आज रात में ही मेरा चार्टेड प्लान यहाँ भिजवा दो, कल सुबह 4 बजे ही मैं यहाँ से मुंबई के लिए निकल जाऊंगा। फिर कुछ देर रुककर उसने राजीव से कहा, और तुम नव्या से भी पूछ लो, अगर वह यहाँ आना चाहती है तो उसे भी भेज देना, क्योंकि इस समय ओजस्विनी पर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राहुल की बात सुनकर राजीव ने अपने सामने बैठी नव्या की तरफ सवालिया नजरों से देखा, क्योंकि इस समय वो फोन लाउड स्पीकर पर रखकर बात कर रहा था, इसलिए नव्या ने भी राहुल की बातें पहले ही सुन ली थी। वर्कलोड बढ़ने की बात सुनकर नव्या ने भी अपनी पलकें झपकार राजीव को जवाब में हाँ बोल देने के लिए कहा। राजीव ने भी ज्यादा सोचे बिना राहुल से कहा, सर नव्या भी आज शाम को उसी प्लेन से इंदौर वापस आ जाएगी। राहुल ने राजीव से यह सुनकर ठीक है कहा और मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दिया, और फिर वह बेड पर थोड़ी देर रेस्ट करने लगा, क्योंकि उसे रेडी होने के लिए इतना अधिक समय नहीं लगना था। दूसरी तरफ ओजस्विनी जब अपने रूम में पहुंची तो वह सीधे अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे बेड पर एक पेपर बैग रखा हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह उस बैग को इग्नोर करने वाली थी, लेकिन तभी उसे उस बैग से लगा हुआ एक कार्ड दिखाए। ओजस्विनी ने जब उस कार्ड को ओपन किया तो उस पर लिखा हुआ था, आज की शाम पर तुम्हारे इस ड्रेस को पहनने से इसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी माय लव, और उसके नीचे रेड कलर से एक हार्ट का सिंबल बना हुआ था। ये पढ़ते ही ओजस्विनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत ही उस पैकेट को उठाकर उसमें रखी ड्रेस को बाहर निकाला, और अपने हाथों में राखी ड्रेस को देखकर ओजस्विनी की आंखें बड़ी हो गई और उसके मुंह से बस इतना ही निकला, इट्स ब्यूटीफुल। ओजस्विनी के हाथ में एक डिजाइनर डार्क ब्लू कलर की साड़ी रखी हुई थी, जिसकी बॉर्डर पर छोटे छोटे फ्रिलर बने हुए थे। साथ ही इस साड़ी का ब्लाउज भी सिल्वर कलर का लेकिन बिल्कुल सिंपल था, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से इसे डिजाइन किया गया था। उसके ब्लाउज के बैक को हाई नेक रखा गया था, जो उसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहा था। साथ ही साड़ी को सेट करने के लिए एक सिल्वर बेल्ट भी आया हुआ था। ओजस्विनी उस साड़ी को देखकर बहुत खुश हो गई और उसने मन ही मन राहुल को बहुत सारे किस दे दिए। इसके बाद वह तुरंत ही बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वह शॉवर लेकर बाथरूम से सिर्फ बाथरोब पहनकर बाहर आई, और फिर उसने रूम में आकर पहले अपना हेयर स्टाइल बनाया और फिर मेकअप करके वह साड़ी को पहनने लगी। कुछ समय बाद ओजस्विनी ने जब रेडी होकर खुद को मिरर में देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसे यह बात नहीं पता थी कि यह साड़ी उसके पहनने के बाद सच में उस पर इतनी अच्छी लगेगी। ओजस्विनी ने अपने बालों को इकट्ठा करके एक लाइट बन बनाया हुआ था और उसने बालों की कुछ लटों को ऐसे ही छोड़ा हुआ था। साथ ही उसने आज बिल्कुल लाइट मेकअप भी किया हुआ था, जो उसकी खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा रहा था। एक बार फिर से खुद को अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद ओजस्विनी ने खुद को दोबारा मिरर में देखा और अपना मोबाइल को पर्स में रखकर रूम का दरवाजा खोलने के लिए चली गई। रूम से बाहर आते ही उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे हुए राहुल पर पड़ी, जिसने एक व्हाइट टी शर्ट के साथ एक डेनिम ब्लू जीन्स पहना हुआ था और उस पर एक ब्लू कलर का कोट डाला हुआ था। लेकिन इतने सिंपल कपड़ों में भी उसका एटीट्यूड और अट्रैक्टिव दिखना कहीं से भी कम नहीं हुआ था। जैसे ही राहुल के कानों में ओजस्विनी की हील्स की आवाज सुनाई दी, उसने ओजस्विनी के रूम की तरफ अपनी नजरें घुमाई और अपने सामने खड़ी ओजस्विनी को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। 59 डिनर डेट की अरेंजमेंट। ओजस्विनी जब अपने रूम से रेडी होकर बाहर आई तो ओजस्विनी की नजर राहुल पर पड़ी। इस समय राहुल उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसी समय राहुल को भी ओजस्विनी की हील्स की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर करके सामने देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओजस्विनी उस साड़ी में ज्यादा खूबसूरत लग रही है या वह साड़ी ओजस्विनी के पहनने की वजह से ज्यादा खूबसूरत लग रही है।
कुछ सेकंड तक ऐसे ही ओजस्विनी को देखने के बाद राहुल सोफे से उठकर ओजस्विनी की तरफ बढ़ने लगा, जिस वजह से ओजस्विनी के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। राहुल जैसे ही ओजस्विनी के सामने आकर खड़ा हुआ, उसने अपना एक हाथ ओजस्विनी के सामने बढ़ाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, अगर आपकी परमिशन हो क्या अब हम चल सकते हैं। ओजस्विनी ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी हथेली राहुल के हाथ में रखते हुए अपनी पलकें झपका दी और इसी तरह एक दूसरे का हाथ थामे हुए वे लोग साथ में फ्लैट से बाहर निकल गए। इन सब के बीच ओजस्विनी यह भूल ही गई थी कि यह टाइम राहत के घर वापस आने का है और वह बिना ध्यान दिए राहुल का हाथ थामे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, ओजस्विनी का चेहरा अपने सामने खड़े राहत को देखकर पीला पड़ गया और उसके चेहरे से मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। साथ ही उसका शरीर थोड़ा थोड़ा कांपने लगा था, जिसे राहुल भी महसूस कर पा रहा था। ये देखकर कि ओजस्विनी इस समय थोड़ा घबरा रही है, राहुल ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और अपना चेहरा थोड़ा सा झुकाते हुए ओजस्विनी की आंखों में देखकर उसने अपनी पलकें झपका दी, जैसे वो बोलना चाह रहा हो, घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसी समय राहत की नजरें भी उन दोनों पर पड़ गई थी, लेकिन वह एक नज़र उन दोनों को देखने के बाद उन पर से अपनी नजरें हटाते हुए उनके बगल से निकल गया, जिस वजह से अब ओजस्विनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन तभी कुछ कदम चलने के बाद राहत रुक गया और उसने पीछे मुड़कर अपने मोबाइल से नजर हटाए बिना ही कहा, अगर किसी रिश्ते की शुरुआत करने जा रही हो तो पहले अपनी आइडेंटिटी का सच उसे जरूर बता देना। ये बोलकर बिना एक पल रुके राहत वहां से अपने फ्लैट की तरफ चला गया। वही राहत की यह बात सुनकर ओजस्विनी समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहता है और यह ख्याल आते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये देखकर राहुल ने उसे लिफ्ट के अंदर ले जाते हुए कहा, ये क्या तुम रोते रोते अचानक से मुस्कुराने क्यों लगी हो। ये बोलते हुए राहुल ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर ओजस्विनी की आंखों में आए आंसुओं को साफ कर दिया। ओजस्विनी ने उसे बताते हुए कहा, कुछ नहीं, बस राहत भाई ने मुझे इस बार भी इग्नोर कर दिया, इस वजह से आंखों में आंसू आ गए और बहुत दिनों बाद राहत भाई ने मुझसे बात की है, इसलिए खुशी भी हो रही है। राहुल ने ओजस्विनी के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे और राहत के बीच में आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो वो तुमसे बात भी नहीं करते हैं, और नहीं इतने दिनों में मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के सामने आते देखा है। ये सवाल करते हुए वे लोग लिफ्ट से बाहर आकर ओजस्विनी की कार की तरफ चले गए। कार में बैठने के बाद ओजस्विनी ने राहुल को उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, रीति के साथ जब वह हादसा हुआ था तो उसके बचने के चांस सिर्फ 1% ही थे, लेकिन किसी कारण से अचानक ने मेरी आत्मा उसके शरीर में आ गई और उसके शरीर के साथ मेरा भी पुनर्जन्म हो गया था। लेकिन इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था, सिर्फ अनुष्का को मेरे कुछ दोस्त ही जानते थे। लेकिन 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से ये बात गलत परिस्थिति में अनुष्का को राहत को बतानी पड़ी और वह उसे अच्छे से नहीं समझा पाई। तब से राहत को लगता है कि अगर मेरा रीति की बॉडी में पुनर्जन्म नहीं होता तो वह अभी जिंदा होती, इसी वजह से वो तब से मुझसे नाराज रहने लगे हैं। और उसके बाद ही रीति के दिल्ली वाले घर में एक ब्लास्ट हो जाने के कारण वहां उपस्थित सभी लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन किसी वजह से राहत भाई को ये लगता है कि यह सब भी मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि उस हादसे के कुछ दिन पहले ही मैंने उन्हें देहरादून बुला लिया था। उन्हें लगता है कि अगर उस वक्त वे दिल्ली में होते तो शायद इस हादसे को होने से रोक पाते, बस तभी से उन्होंने मुझसे बात बंद कर दी है और उन्होंने ही मुझसे अपनी बहन रीति की पहचान को यूज करने के लिए मना किया है। ये बोलकर ओजस्विनी ने एक गहरी सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जी 2 सालों से उसके मन पर जो बोझ था वह आज हल्का हो गया है। राहुल ने ओजस्विनी की बात को सुनने के बाद कार ड्राइव करते हुए उससे कहा, लेकिन इन सब में तो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जो कुछ भी हुआ वो तो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ ना। अगर पहले कोई राहुल से इस तरह की पुनर्जन्म की बात करता तो वह उस व्यक्ति का जरूर मजाक उड़ाता या तो उसे पागल बोलता, लेकिन जब से उसने ओजस्विनी की पावर्स को सामने से देखा और महसूस किया था तब से वो इन सब चीजों पर भी आसानी से यकीन करने लगा था। राहुल की बात सुनने के बाद ओजस्विनी ने उससे हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उन्होंने अपनी बहन को खोया है और उसके बाद वे अचानक से अपनी बहन के चेहरे के साथ किसी अनजाने शख्स को देखेंगे तो उन्हें भी यह सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। राहुल भी कहीं न कहीं समझ रहा था कि राहत की उस समय क्या कंडीशन थी। फिर उसने थोड़ा सोचते हुए ओजस्विनी से सवाल किया, अच्छा तो तुम्हारा नाम जो अभी है ओजस्विनी मल्होत्रा वो तुमने क्यों रखा हुआ है। उसके ये सवाल पूछते ही उनकी कार एक 5 स्टार होटल के सामने आकर रुक गई। राहुल ने कार से उतरने के बाद ओजस्विनी के तरफ का दरवाजा खोला और उसके सामने हाथ बढ़ाया। ये देखकर ओजस्विनी भी उसका हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कार से बाहर आ गई। राहुल ने वहां खड़े गार्ड की तरफ कार की के बढ़ाते हुए उसे कार पार्क करने का इशारा किया और फिर भी दोनों होटल के एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ गए, जहां खड़े दूसरे गार्ड ने उसे रेस्पेक्ट देते हुए कांच का बना हुआ एक डोर ओपन कर दिया। अंदर जाने के बाद राहुल ओजस्विनी को लेकर सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और उसने 7th फ्लोर की बटन प्रेस की। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही राहुल ने ओजस्विनी से फिर से अपना सवाल दोहराते हुए कहा, तुमने बताया नहीं कि तुमने यही नाम क्यों चूज किया था।
उसके इस सवाल पर ओजस्विनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरे पिछले जन्म का नाम ओजस्विनी ही था और रही सरनेम की बात तो उस हादसे के बाद सनियाल फैमिली का सारा बिजनेस राहत भाई ने संभाल लिया था और क्योंकि उस समय अनुष्का की मल्होत्रा इंडस्ट्री का अपना अलग बिजनेस था जिसे तब तक राहत के पापा ही संभालते थे। वो तब अनुष्का के नाम हो चुका था क्योंकि अनुष्का ने उसके बाद राहत भाई से तुरंत शादी कर ली थी जिससे वे खुद को किसी भी तरह से अकेला महसूस नहीं करे, इसलिए उसने हमें मल्होत्रा कंपनी के सारे बिजनेस को संभालने के लिए कह दिया। इसके लिए उसने कानूनी तौर पर हमें अपनी अडॉप्टेड सिस्टर अनाउंस कर दिया और कंपनी के 70% शेयर भी हमारे नाम कर दिए। इसी वजह से हमारा नाम ओजस्विनी मल्होत्रा पड़ गया। फिर थोड़ा उदास होते हुए ओजस्विनी ने राहुल को बताया कि उस हादसे के बाद से दिल्ली में हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, इसलिए हमने वहां का सारा बिजनेस हमारे एक दोस्त को संभालने के लिए दे दिया और साथ ही हम सभी यहां आकर एक मिडिल लेवल का बिजनेस करने लगे ताकि ज्यादा लोगों को हमारे इतने अमीर होने की बात पता ना हो और न ही हमारे कुछ और दुश्मन बने। राहुल और ओजस्विनी अब तक लिफ्ट के बाहर आ चुके थे। राहुल पहले तो ओजस्विनी के उस दोस्त का नाम पूछने वाला था जिस पर उन सभी ने इतना ट्रस्ट किया, लेकिन इससे पहले ही वे लोग अपने बुक किए रूम के सामने आ चुके हैं। ये देखकर राहुल ने इस समय कोई और सवाल करना सही नहीं समझा और वह उस रूम के सामने आकर रुक गया। ओजस्विनी जो उसी के साथ साथ आ रही थी वह भी राहुल को रुका हुआ देखकर उसी रूम के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी राहुल ने अपने पॉकेट से एक रूम की निकाली और रूम का दरवाजा खोलने के बाद पहले उसने ओजस्विनी को अंदर जाने का इशारा किया और फिर वह भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही ओजस्विनी उस रूम के अंदर गई अचानक से उसके ऊपर रेड रोज पेटल गिरने लगे और रूम में रोशनी होते ही ओजस्विनी ने देखा कि उस रूम का पूरा फ्लोर रेड एंड व्हाइट बलून से भरा हुआ था। ये सब देखकर ओजस्विनी ने सरप्राइज होकर अपने चेहरे को दोनों हाथों में छिपा लिया। उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर कहा, राहुल ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये बोलकर जैसे ही उसने अपने सामने देखा उसे वह कहीं भी राहुल नहीं दिखाई दिया। अचानक से राहुल को वह न पाकर ओजस्विनी थोड़ा परेशान हो गई और उसने जैसे ही पीछे पलटकर राहुल को देखना चाहा उसे राहुल अपने सामने नीचे एक घुटने को मोड़ हुए बैठा दिखाई दिया और उसके हाथ में एक छोटा सा रिंग का बॉक्स रखा हुआ था। ओजस्विनी के पीछे मुड़ते ही राहुल ने उस बॉक्स को ओपन करते हुए उससे कहा, ओजस्विनी मल्होत्रा, विल यू बी माइन फॉरएवर एंड एवर? ये सुनकर ओजस्विनी की आंखें खुशी के मारे चमक उठी और उसने अपने सामने रखी हुई खूबसूरत सी रिंग को देखकर राहुल की तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए देखकर कहा, राहुल सच सच बताओ, कहीं यह सब सपना तो नहीं है ना? क्या तुम इस वक्त सच में मेरे सामने हो? उसकी यह बात सुनकर राहुल ने मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, अरे पागल लड़की, ये सब सच है। ये बोलते हुए उसने बॉक्स में से रिंग निकालते हुए कहा, अब ये बताओ तुम्हारी हाँ है या? राहुल ने अभी इतना ही कहा था कि ओजस्विनी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसके हाथ में रखी हुई रिंग को राहुल का हाथ पकड़कर खुद की उंगली में पहना दी और खुश होते हुए राहुल के गले जा लगी। राहुल ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर इसी तरह से एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद ओजस्विनी ने राहुल से इसी तरह रहते हुए कहा, तुमने इतनी सारी प्लानिंग की और मुझे इसकी खबर भी नहीं होने दी। ये सुनकर राहुल ने उसके माथे पर हल्के से किस करते हुए कहा, पागल लड़की, अगर मैं पहले ही यह सब तुम्हें बता देता तो तुम्हारे चेहरे पर आने वाली इस खुशी को कैसे देख पाता। ये बोलकर राहुल ने उस पर अपनी बाहों की पकड़ मजबूत कर दी। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे 60 राहुल ओजस्विनी की नजदीकियां। राहुल ने जब ओजस्विनी को इतने स्वीट तरीके से प्रपोज किया तो वह उसे मना नहीं कर पाई थी और उसने अपनी उंगलियों में उसके द्वारा दी गई रिंग को तुरंत ही पहन लिया। उसके बाद वे दोनों कुछ देर तक इसी तरह एक दूसरे को गले लगाकर खड़े रहे। जब ओजस्विनी और राहुल एक दूसरे से अलग हुए तो राहुल ओजस्विनी को लेकर अपने साथ उस रूम की बालकनी में आ गया था। उस होटल रूम की बालकनी लगभग एक छोटे रूम की साइज की ही थी। ओजस्विनी ने देखा कि इस बालकनी का डेकोरेशन रूम के डेकोरेशन से बिल्कुल अलग था। बालकनी के बीचों बीच एक कांच की टेबल लगी हुई थी जिसके दोनों तरफ बैठने के लिए 2 वुडन चेयर लगाई हुई थी, लेकिन उस बालकनी में रोशनी के लिए लाइट की बजाय कैंडल्स का यूज किया गया था। साथ ही बालकनी में कॉर्नर्स पर कांच की बर्नियों में फायरफ्लाई को इकट्ठा करके उन बर्नियों को ऊपर स्लैब से लटकाया गया था, जिस वजह से उस बालकनी में चारों तरफ रोशनी फैल गई थी। राहुल ओजस्विनी को अपने साथ लेकर बालकनी में गया और उसने ओजस्विनी के लिए रेस्पेक्टफुली एक चेयर बाहर की और ओजस्विनी के बैठ जाने के बाद वह भी सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। ओजस्विनी तो बस अपने आसपास के नज़ारे को देखने में ही इस तरह से खो गई थी कि उसे अब किसी और चीज की फिक्र नहीं रही थी। ऊपर सितारों से भरे आसमान ने इस नज़ारे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। ओजस्विनी का ध्यान इन सब चीजों से तब हटा जब उसके आसपास उसे कुछ पैरों की आहट सुनाई दी। ओजस्विनी ने जब सामने देखा तो उनके टेबल पर कई सारी डिशेज लाकर रख दी गई थी और दरवाजे की तरफ से वेटर्स उनके ऑर्डर को रखने के बाद वापस जा रहे थे। ये देखकर ओजस्विनी ने राहुल से कहा, राहुल तुमने आज जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। ये बोलते हुए ओजस्विनी की आंखों में खुशी की चमक के साथ साथ हल्की सी नमी भी आ गई थी।
साथ ही उसकी आवाज़ भी राहुल को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्वीट लग रही थी। ओजस्विनी के ये सब बोलते ही राहुल ने उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा, तुम थैंक्स क्यों बोल रही हो? तुम्हारी जैसी लाइफ पार्टनर को पाने के बाद तो मुझे तुमसे ज़्यादा खुश होना चाहिए। राहुल के होठों से अपने लिए लाइफ पार्टनर सुनकर ओजस्विनी के गाल लाल हो गए थे, साथ ही उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए राहुल से कहा, अच्छा ठीक है, चलो हम लोग पहले खाना खा लेते हैं वरना ये ठंडा हो जाएगा। उसकी यह बात सुनकर राहुल ने हंसते हुए ओजस्विनी से कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी लाइफ में मुझसे ज़्यादा ये खाना इम्पोर्टेंस रखता है। मैंने देखा है हम लोग जब भी डेट पर जाते हैं या घर पर होते हैं तुम्हारा फोकस मुझसे ज़्यादा अपने सामने रखे खाने पर होता है। उसकी बात सुनकर ओजस्विनी नाराज होने की जगह जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, अच्छा तो तुम्हें अब खाने से भी जलन हो रही है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम चाहो या न चाहो मेरा फर्स्ट लव तो हमेशा से खाना ही है, उसके बाद ही तुम्हारा नंबर लगेगा। ये सुनकर राहुल भी हंसते हुए मजाक में कहता है, इसका मतलब है मुझे पूरी जिंदगी अपनी इस सौतन को सहन करना ही होगा। उसके ये बोलते ही दोनों साथ में हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों खाना खा लेते हैं तो राहुल ओजस्विनी के साथ उसी बालकनी में बने एक झूले पर उसे लेकर बैठ जाता है। क्योंकि यह एक सिंगल सीटर स्विंग चेयर थी इसलिए उसमें राहुल ने ओजस्विनी को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। साथ ही वहां रखे म्यूजिक सिस्टम में रोमांटिक गाने भी चालू कर दिए थे जिसे दोनों ही शांत बैठकर एंजॉय कर रहे थे। ओ जाने जहां दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा, ओ जाने जहां दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा, बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू, सो बेबी आई लव यू, ओह आई लव यू, बेबी आई लव यू। क्योंकि इस समय राहुल और ओजस्विनी एक दूसरे के बहुत करीब थे इसलिए राहुल को ओजस्विनी के परफ्यूम और उसकी बॉडी से आने वाली खुशबू अच्छे से महसूस हो रही थी जो उसे पूरी तरह से मदहोश किए जा रही थी, जबकि ओजस्विनी राहुल के सीने पर अपना सिर रखे हुए उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे है राहतें, तुझसे है चाहतें, तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। दोनों ही गाने में खोकर एक दूसरे के साथ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। जहां राहुल खुद के इतने पास ओजस्विनी को पाकर अपना कंट्रोल खुद पर से खोता जा रहा था, वही ओजस्विनी भी कहीं न कहीं राहुल के बॉडी की तपन को महसूस करके अपने बॉडी में हो रही हलचलों को इग्नोर करने की नाकामयाब कोशिशें कर रही थी। ओ जाने जहां दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा, ओ जाने जहां दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा। इसी तरह बैठे हुए कुछ देर बाद राहुल के हाथ अचानक से ओजस्विनी की बैक साइड पर चले गए, जिस वजह से उसकी उंगलियों ने ओजस्विनी की पीठ को छू लिया था। क्योंकि ओजस्विनी ने इस वक्त साड़ी पहनी हुई थी इसलिए उसके शरीर पर राहुल की उंगलियों की गर्मी के एहसास से एक कट सा दौड़ गया था। वही राहुल भी अब समझ गया था कि उससे गलती से क्या हो गया है, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथों को ओजस्विनी की पीठ पर से नहीं हटाया और वह धीरे धीरे अपनी हथेली से ओजस्विनी की पीठ को सहलाने लगा था। कर दिया दीवाना दर्द खाश ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने, बेख्याली दी है तेरी प्यास ने, छाया सुरूर है, कुछ तो जरूर है। राहुल के ऐसा करने की वजह से ओजस्विनी ने खुद को पूरी तरह से राहुल की बाहों में समेट लिया था। राहुल को ये जानकर अच्छा लगा कि ओजस्विनी ने उसे खुद से दूर नहीं किया बल्कि वह उसके और करीब आ गई है। ये देखकर राहुल ने अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए धीरे से ओजस्विनी की सिर की तरफ ले आया और धीरे से उसके बालों के बन को खोलने लगा। उसके ऐसा करते ही ओजस्विनी के बाल खुलकर उसकी पीठ पर फैल गए। ये दूरियां जीने ना दे, हाल मेरा तुझे ना पता, ओ जाने जहां दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा, ओ जाने जहां दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा। जिस वजह से अब ओजस्विनी के अंदर गूज बम्प्स उठने लगे थे। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह आज राहुल को अपने साथ कुछ भी करने से नहीं रोकेगी, क्योंकि उसे राहुल पर अब पूरा भरोसा हो गया था। वह जानती थी कि राहुल उसका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेगा। तभी राहुल ने उसकी गर्दन को हल्के से पकड़कर थोड़ा नीचे किया, जिससे ओजस्विनी का चेहरा अब राहुल के चेहरे के बिल्कुल सामने आ गया था। ओजस्विनी की आंखों में आज एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी, जिसके साथ ही उसकी आंखें शर्म की वजह से बार बार पलकें झपकार रही थी। बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू, सो बेबी आई लव यू, ओह आई लव यू, आई लव यू, बेबी आई लव यू, जो इस समय ओजस्विनी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत बना रही थी। ये देखकर राहुल ने अपने चेहरे हो उसके चेहरे के और करीब लाकर ओजस्विनी के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। ओजस्विनी ने भी किसी तरह से उसका विरोध नहीं किया और अब तो वह भी उसी पैशन के साथ राहुल को किस करने में उसका साथ दे रही थी। कुछ देर इसी तरह एक दूसरे को एक रोमांटिक किस करने के बाद जब दोनों की सांसें भरने ली तो दोनों ने एक दूसरे के होठों को छोड़ दिया था। इस किस की वजह से ओजस्विनी के होठों पर हल्की सी सूजन का गई थी और वे और भी ज्यादा लाल दिखाई दे रहे थे। साथ ही ओजस्विनी का चेहरा भी अब पूरी तरह से गुलाबी हो गया था किसी वजह से, लेकिन ओजस्विनी अब राहुल की आंखों में नहीं देख पा रही थी और उसने अपना चेहरा राहुल के चेस्ट में छिपा लिया था। उसके ऐसा करने पर राहुल के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई।
राहुल ने देखा कि उनके आसपास लगी हुई सारी कैंडल्स अब बुझ चुकी थी, जिस वजह से अब वहां पर बहुत कम रोशनी थी। राहुल ने अपने साइड में लगे म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया और ओजस्विनी को उसी तरह से अपनी बाहों में लेकर उस झूले से उठकर खड़ा हो गया और फिर उसे लेकर अंदर बने बेडरूम की तरफ बढ़ गया था। ओजस्विनी ने अभी भी अपनी नजरें झुकाई हुई थी, जिस वजह से वह राहुल को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। राहुल का कंट्रोल अब खुद पर से पूरी तरह जाते जा रहा था। उसकी नजर बस ओजस्विनी के लाल और सूजे हुए होठों पर थी जो उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। राहुल ने बेडरूम में आते ही ओजस्विनी को बेड पर लेटा दिया और लाइट्स के सारे स्विचेस बंद कर दिए। अब रूम में सिर्फ एक नाइट लैंप ही चालू था। राहुल ने अपना ब्लेजर उतारकर साइड में रख दिया और अब वह भी ओजस्विनी की बगल में आकर लेट गया। कुछ देर इसी तरह लेटे रहने के बाद ओजस्विनी को जब राहुल की कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो उसने राहुल की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखा तो वह ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। ओजस्विनी ने एक करवट लेते हुए उसके चेस्ट पर अपने सिर को रख दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज राहुल के दिल की धड़कनों को सुनकर ओजस्विनी को एक अलग से सुकून का एहसास हो रहा था। ओजस्विनी ने इसी तरह से सोए हुए राहुल से सवाल किया, क्या तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो? उसके सवाल को सुनकर राहुल ने ओजस्विनी के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, मुझे कल सुबह 5 बजे ही मुंबई के लिए वापस निकलना है और इसलिए मैं चाहता हूँ आज की पूरी रात मैं तुम्हारे करीब रहकर बिताऊं। ये सुनकर ओजस्विनी ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? राहुल ने उसके माथे को हल्का सा चूमते हुए कहा, इसमें परेशानी वाली बात यह है कि आज मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हारे करीब कुछ और समय रहा तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस न कर दूं। राहुल के मुंह से यह बात सुनकर ओजस्विनी का दिल तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन वह किसी भी तरह से राहुल को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से अपना सिर राहुल के चेस्ट से हटा लिया। उसके ऐसा करने से राहुल को लगा कि शायद ओजस्विनी को उसकी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई है। लेकिन तभी ओजस्विनी ने राहुल के ऊपर आकर उसके कानों के पास अपने होंठों को ले जाते हुए अट्रैक्टिव आवाज में कहा, लेकिन मुझे तो तुम पर ट्रस्ट है कि तुम जो कुछ भी करोगे वह कभी गलत नहीं होगा। ये बोलते हुए ओजस्विनी ने अपने होंठों को कानों से हटाते हुए राहुल के होंठों पर रखकर उसे किस करने लगी। राहुल भी अब पूरी तरह से उसका साथ दे रहा था। राहुल ने ओजस्विनी की अपर बॉडी के हर एक हिस्से को सहलाते हुए उसे किस करने लगा था, लेकिन उसने अपने प्रॉमिस के अनुसार ओजस्विनी के कमर से नीचे की लोअर बॉडी को टच भी नहीं किया, ताकि वह किसी भी प्रकार से अपना कंट्रोल न खोए। उसके इस तरह से प्यार करना भी ओजस्विनी को बहुत अच्छा लग रहा था। ओजस्विनी भी उसका साथ देते हुए उसकी बॉडी के साथ खेल रही थी। कुछ देर इसी तरह से एक दूसरे को प्यार करने के बाद वे दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर सो गए। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। 61 राहुल की मुंबई वापसी। अगली सुबह ओजस्विनी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि बेड पर वह अकेली ही पिलो को हक किए हुए सोई हुई थी। ओजस्विनी ने साइड टेबल पर रखा हुआ फोन जैसे ही उठाया, उसमें समय देखने पर उसे पता चला कि सुबह के 7 बज रहे हैं। वह समझ गई थी कि राहुल 2 घंटे पहले ही मुंबई के लिए निकल चुका है। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास देखा तो उसे कल रात उन दोनों के साथ में बिताए हुए प्यार के पल याद आने लगे, जो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ले आए। कुछ देर बाद ओजस्विनी बेड से उठकर शावर लेने बाथरूम की तरफ जाने लगी तो उसकी नज़र वहां सामने टेबल पर रखे हुए एक पैकेट पर गई। ओजस्विनी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें उसे कुछ लेडीज क्लॉथ दिखाई दिए, जिसे देखकर वह समझ गई कि यह ड्रेस राहुल ही उसके लिए यहाँ रख कर गया हुआ है। लगभग 20 मिनट बाद ओजस्विनी जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने एक ब्लैक प्लाजो और रेड कुर्ता पहना हुआ था। बाहर आकर उसने अपने बाल बनाए और जैसे ही वह अपना पर्स उठाकर दरवाजा खोलने जा रही थी कि तभी होटल के रूम को किसी ने बाहर से नॉक किया। ओजस्विनी ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने से एक होटल की फीमेल स्टाफ हाथ में एक ट्रे लिए हुए खड़ी थी। ओजस्विनी ने उसे देखकर सवाल किया, जी बोलिए। तो उस लेडी स्टाफ ने अपने हाथ में रखी हुई ट्रे को उसके सामने बढ़ाते हुए कहा, मैडम आपका ब्रेकफास्ट। ये सुनकर ओजस्विनी ने असमंजस में उसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। ओजस्विनी की बात सुनकर उस स्टाफ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैडम इस ब्रेकफास्ट का ऑर्डर मी अग्निहोत्री सुबह यहाँ से जाते समय आपके लिए करके गए थे और उन्होंने इसे 8 बजे आपके रूम में भिजवाने के लिए हमें कहा था। उसकी बात सुनकर ओजस्विनी ने उस स्टाफ के हाथ से ब्रेकफास्ट ले लिया और दरवाजा बंद करके वह अंदर आकर बैठ गई। इस समय उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बनी हुई थी। ओजस्विनी ने जब अपने सामने रखे ब्रेकफास्ट को ओपन किया तो उस ब्रेकफास्ट को देखकर उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। राहुल ने ओजस्विनी के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट आलू के पराठे और दही भिजवाया था। ये देखकर ओजस्विनी ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वह उस होटल से बाहर आ गई। अपने फ्लैट पर वापस जाने की बजाय ओजस्विनी इस समय सीधे फैशन हब की तरफ बढ़ गई। क्योंकि उसका मूड इस समय बहुत अच्छा था, इसलिए उसने सोचा कि आज वह ऑफिस के स्टाफ के आने से पहले अपने सारे पेंडिंग काम खत्म कर लेगी।
जैसे ही ओजस्विनी फैशन हब पहुंची तो कार से उतरते ही उसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। ओजस्विनी ने ऑफिस के अंदर जाते हुए अपना पर्स खोलकर उसमें से मोबाइल निकालकर देखा तो स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर ओजस्विनी के एक्सप्रेशन पूरे तरीके से गंभीर हो गए। उसने लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए कॉल रिसीव किया तो सामने से उसे किसी आदमी की हैवी लेकिन फ्रेंडली आवाज सुनाई दी, हेलो रीति। उसके रिप्लाई में ओजस्विनी ने भी शांत लहजे में जवाब दिया, बोलो आर्यन, आज अचानक से तुमने कैसे कॉल किया? दिल्ली में सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी बात सुनकर सामने से आर्यन ने धीरे से हंसते हुए कहा, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, मैंने तो ये जानने के लिए कॉल किया था कि क्या परसों तुम लोग हमेशा की तरह यहाँ दिल्ली और रहे हो क्या? आर्यन की बात सुनकर ओजस्विनी ने याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया कि परसों ही वह दिन है जब अब से सालों पहले वह हादसा हुआ था। ये ख्याल आते ही कि परसों उस हादसे को हुए पूरे 3 साल हो जाएंगे, ओजस्विनी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। ओजस्विनी ने कुछ देर सोचते हुए आर्यन को जवाब दिया, मैं इस बारे में शाम को तुम्हें बता दूंगी। उसकी बात सुनने के बाद आर्यन ने ओजस्विनी से कुछ और देर दिल्ली के बिजनेस से रिलेटेड बातें की और फिर कॉल कट कर दिया। अब तक ओजस्विनी अपने ऑफिस के सामने आ चुकी थी, लेकिन जब उसे अपने केबिन की लाइट्स इस समय ऑन दिखाई दी तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इस समय तो यहाँ पर कोई भी नहीं होना चाहिए था, फिर केबिन की लाइट्स ऑन क्यों है? जब ओजस्विनी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने केबिन का दरवाजा खोला और सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके मुंह से बस इतना ही निकला, नव्या, तुम कब आई? नव्या, जो कि ओजस्विनी के केबिन में बैठकर कुछ फाइल्स को देख रही थी, उसके कानों में जब ओजस्विनी की आवाज सुनाई दी तो वह अपने हाथ में रखी हुई फाइल को टेबल पर रखकर चेयर से खड़ी हुई और पीछे मुड़कर जब उसने इतने दिनों बाद ओजस्विनी को अपने सामने खड़े देखा तो वह तुरंत उसके तरफ भागते हुए उसके गले से जा लगी। फिर ओजस्विनी ने नव्या से दूर होते हुए उससे सवाल किया कि तू मुंबई से वापस इंदौर कब आई और मुझे इस बारे में पहले कुछ बताया क्यों नहीं? उसके इतने सवाल सुनकर नव्या ने उसे अपने साथ केबिन के अंदर लाकर सामने रखी चेयर पर बैठाते हुए कहा, मुझे पता चला कि तुम पर इस समय काम का बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया है, इसलिए कल जो चार्टर्ड फ्लाइट रात में राहुल सर को लेने के लिए मुंबई आई थी, मैं उसी से इंदौर वापस आ गई। नव्या की बात सुनकर ओजस्विनी ने हैरान होते हुए नव्या से सवाल किया, लेकिन तुझे ये सब किसने बताया है? उसका सवाल सुनकर नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, आजकल जिन्हें तेरी सबसे ज्यादा चिंता रहती है उन्हीं राहुल सर ने मुझे सब कुछ बताया था। उसकी बात सुनकर ओजस्विनी के गाल शर्म से थोड़े थोड़े लाल हो गए। फिर ओजस्विनी ने नव्या से सवाल किया, लेकिन तू इतनी सुबह ऑफिस में क्या कर रही है? तुझे तो पता है न सभी एम्प्लॉय 10-11 बजे तक ही ऑफिस आते हैं। ओजस्विनी की बात सुनकर नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, तू तो जानती है न कि पिछले 1 वीक से मैं यहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार यहाँ आकर पहले से ही रिसेंट में आए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी कलेक्ट कर लूँ, जिससे काम करने में कोई परेशानी न हो। नव्या की बात सुनकर ओजस्विनी ने उससे कहा, तुझे ये सब कुछ करने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तू चाहे तो आज का छुट्टी कर ले और थोड़ा रेस्ट कर, चाहे तो कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। ओजस्विनी के मुंह से यह बात सुनने के बाद नव्या ने उससे कहा, तू तो जानती है न मेरा घर में वैसे ही मन नहीं लगता है। नव्या के ये बोलते हो ओजस्विनी उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है नव्या जी, आप जो करना चाहे कर सकती, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। ओजस्विनी के ये बोलते ही उन दोनों साथ में हंस दिए और फिर साथ में बैठकर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने लगे। ओजस्विनी ने भी इस बीच नव्या को सारे रिसेंट में आए प्रोजेक्ट की जानकारी दे दी और दोनों वही बैठकर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। मुंबई में सुबह के 6:30 बजे के करीब राहुल की फ्लाइट मुंबई में लैंड हुई। राजीव, जो कि एयरपोर्ट पर पहले से ही राहुल के आने का इंतजार कर रहा था, उसने राहुल के साथ एयरपोर्ट से बाहर आते हुए कार की तरफ जाकर बैक सीट का दरवाजा खोला और राहुल कार में बैठ गया। राजीव के साथ आए ड्राइवर ने राहुल का लगेज कार की डिक्की में रखा और तब तक राजीव राहुल के लैपटॉप का बैग को लेकर पैसेंजर सीट पर बैठने की बजाय राहुल के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। राहुल ने अपने बैग में से लैपटॉप निकालते हुए उसे स्टार्ट करके राजीव से सवाल किया, एमी यहाँ कितने बजे तक पहुँचने वाला है? राजीव ने अपने मोबाइल पर देखकर राहुल को बताया, सर एमी सर मुंबई 10 बजे की फ्लाइट से आ जाएंगे। उसकी बात पर राहुल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर राजीव से बोला, तुमने उसके रहने का इंतजाम कर दिया है? राहुल के इस सवाल को सुनकर राजीव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सर मुझे उसी बारे में आपसे बात करनी थी कि एमी सर के लिए हम किस रूम को रेडी करवाए। राजीव के इस सवाल को सुनकर राहुल ने लैपटॉप से अपनी नजरें हटाते हुए राजीव की तरफ देखकर कहा, उसे मेरे सामने वाले रूम में रहने का इंतजाम कर दो और याद रखना वहाँ की सिक्योरिटी बेस्ट होनी चाहिए। राजीव ने राहुल के इस ऑर्डर में गंभीरता को महसूस करते हुए ओके सर कहा और फिर उसने अपना मोबाइल निकालकर राहुल के सामने वाले रूम को उसके भाई के लिए रेडी करवाने के सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए। उसके कॉल कट करते ही राहुल ने राजीव की तरफ देखे बिना सवाल किया, उस शूटर का क्या हुआ जिसने इंदौर पर मुझ पर हमला किया था? क्या तुमने उससे कुछ निकलवाया है? राहुल के इस सवाल के जवाब में राजीव ने अपनी कोल्ड आवाज में राहुल से कहा, सर इस बार भी इस हमले के पीछे आपके चाचा जी राघवेंद्र जी का ही हाथ है।
राजीव की यह बात सुनकर राहुल के हाथ की मुट्ठियां कस गई। कुछ देर बाद उनकी कार AR इंडस्ट्री की बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई। यहाँ आते ही राहुल कार से उतरकर सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। राजीव भी उसके लैपटॉप का बैग लेकर राहुल के पीछे पीछे चला गया। लिफ्ट में जाते हुए राहुल ने कहा, मुझे आज के सारे काम इन 2 घंटों में खत्म करना है, इसलिए तुम आज की दोनों मीटिंग की अरेंजमेंट 9 बजे कर दो और उनकी फाइल्स अभी मेरे केबिन में मुझे चाहिए है। राजीव शुरू से ही राहुल के काम करने के तरीके को जानता था, इसलिए उसे ये सब सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई और वह सीधे अपने काम में लग गया। राहुल के अपने केबिन में पहुंचने के 5 मिनट बाद ही राजीव अपने हाथ में 2 फाइल्स लेकर उसके केबिन में पहुंच गया। राहुल ने उसके हाथ से फाइल लेकर उन्हें एक बार चेक करना शुरू कर दिया, जबकि राजीव उस रूम से बाहर निकलकर मीटिंग की सारी अरेंजमेंट पर ध्यान देने लगा, क्योंकि राजीव अच्छी तरह से जानता था कि एक बार एमी के मुंबई आ जाने के बाद वह राहुल सर को अकेला नहीं छोड़ेगा और न ही उन्हें कोई काम करने देगा। राजीव को भी कभी कभी ये देखकर हैरानी होती थी कि उसके हमेशा खड़ूस से दिखने वाले बॉस अपने छोटे भाई के आ जाने के बाद किस तरह से बदल जाते थे। लगभग 9:30 बजे के करीब राहुल अपनी मीटिंग से फ्री हुआ तो उसे याद आया कि उसने अभी तक ओजस्विनी को एक बार भी कॉल नहीं किया है और वह ये भी जानता था कि एमी के आ जाने के बाद उसे ओजस्विनी से बात करने का कम ही समय मिलेगा। इसलिए उसने तुरंत ही ओजस्विनी को कॉल लगा दिया। ओजस्विनी, जो कि अपने काम में बिजी थी, उसने जब मोबाइल पर फ्लैश हो रहे राहुल के नाम को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपने केबिन से बाहर आकर कॉल पिक करते हुए राहुल से कहा, तुम्ही अग्निहोत्री को अपनी इस गर्लफ्रेंड की याद आ ही गई। उसकी बात को सुनकर राहुल ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है यार, बस आते से थोड़ा काम में बिजी हो गया था इसलिए कॉल नहीं कर पाया। कुछ देर इसी तरह से बात करने के बाद दोनों ने एक दूसरे के बारे में हाल चाल पूछा और फिर राहुल ने ओजस्विनी से कहा, शायद आने वाले 2 दिनों तक मैं थोड़ा बिजी रहूंगा और तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात को सुनकर ओजस्विनी ने एक मुस्कान के साथ राहुल से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि कल शायद मुझे भी दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा। राहुल अच्छी तरह से जानता था कि ओजस्विनी को शायद दिल्ली वाले बिजनेस की वजह से वहां जाना होगा, इसलिए उसने भी आगे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया और बस इतना ही कहा, सफर के दौरान अपना अच्छे से ख्याल रखना। ओजस्विनी ने भी जवाब में हम बोल दिया। कुछ देर और इसी तरह से बात करने के बाद राहुल ने कॉल कट कर दिया, क्योंकि उसे अपने भाई को लेने एयरपोर्ट के लिए निकलना था। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। 62 ओजस्विनी और नव्या पहुंची दिल्ली। शाम के वक्त ओजस्विनी ऑफिस में अपना सारा काम खत्म करके 6 बजे के करीब ऑफिस से निकल गई। जैसे ही वह घर पहुंची तो उसे याद आया कि उसने अनिष्का की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने के बाद से ही उसे अपना खाना बनाना से मना कर दिया था और अभी तक तो राहुल हमेशा उसके लिए कुछ बना कर रखता था या फिर उसके लिए पहले से ही खाना ऑर्डर कर देता था, लेकिन आज तो वह अपने डिनर के बारे में सोचना भूल ही गई। ये सब सोचते हुए जब वह अपने फ्लैट के अंदर गई तो आज उसे हमेशा की तरह फिर से अपना फ्लैट पूरा खाली दिखाई दिया। ये देखकर ओजस्विनी के चेहरे पर हल्की सी उदासी के हाव भाव आ गए, क्योंकि उसका मोबाइल पहले से ही डिस्चार्ज हो चुका था, इसलिए उसने पहले अपना फोन चार्ज में लगाने के बारे में सोचा और फिर वह सीधे बाथरूम की तरफ फ्रेश होने चली गई। लगभग 10 मिनट के बाद जब ओजस्विनी अपने ड्रेस चेंज करके और फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने सबसे पहले अपना मोबाइल चार्जिंग से निकाला और फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करने के बारे में सोचकर वह मोबाइल लेकर सोफे पर जाकर बैठ गई। लेकिन इससे पहले कि वह अपना मोबाइल अनलॉक कर पाती उससे पहले ही उसके घर की डोरबेल बजी। ओजस्विनी ने सोचा इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है और यह सोचते हुए उसने जैसे ही डोर ओपन किया अपने सामने डिलीवरी बॉय को देखकर वह हैरान रह गई। तभी ओजस्विनी ने उस डिलीवरी बॉय से पूछा, शायद आप किसी गलत एड्रेस पर आ गए हैं। उसका ये सवाल सुनकर डिलीवरी बॉय ने अपने मोबाइल में कुछ डिटेल्स चेक करने के बाद ओजस्विनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैडम, एड्रेस तो यही का है। ये सुनकर ओजस्विनी ने उससे कहा, लेकिन मैंने तो अभी कोई भी खाने का ऑर्डर नहीं किया है। ये सुनकर उस डिलीवरी बॉय ने जवाब दिया, मैडम, कल ही किसी राहुल अग्निहोत्री नाम के पर्सन ने इस एड्रेस पर रोज इसी टाइम खाना डिलीवर करने के लिए ऑर्डर कर दिया है और 1 महीने की पेमेंट तो वे पहले ही कर चुके हैं। उस डिलीवरी बॉय की बात सुनकर ओजस्विनी समझ गई कि बात क्या है और उसने वह खाने का पार्सल ले लिया और फिर दरवाजा बंद करके वापस से सोफे पर आकर बैठ गई। इस समय उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ चुकी थी। पहले तो ओजस्विनी ने राहुल को कॉल करके इस बारे में बात करने का सोचा, लेकिन तभी उसे राहुल की कही हुई सुबह की बात याद आई कि वह अगले 2-3 दिन थोड़ा बिजी रहेगा। ये याद आते ही ओजस्विनी ने एक गहरी सांस लेकर अपना मोबाइल वापस टेबल पर रख दिया और पहले डिनर करने लगी। आज डिनर करते समय उसके चेहरे पर की उदासी नहीं थी, क्योंकि यह डिनर उसके लिए राहुल ने ऑर्डर किया था और यह सोचकर ही उसके चेहरे पर निवाले को खाते समय हल्की सी मुस्कान आ जा रही थी। कुछ देर बाद लगभग रात के 8 बजे के करीब ओजस्विनी को याद आया कि उसे अनिष्का और राहत से दिल्ली जाने के बारे में बात करनी है। ये सोचकर वह अपने फ्लैट से निकलकर सामने वाले फ्लैट के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। लगभग 2 बार डोरबेल बजाने के बाद दरवाजा राहत ने खोला।
ये देखकर ओजस्विनी ने अपना सिर नीचे झुका लिया। साथ ही राहत ने भी जब ओजस्विनी को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसने भी बिना किसी एक्सप्रेशन के अंदर जाते हुए कहा, अंदर आ जाओ, और यह बोलकर वह अनिष्का को बुलाने के लिए बेडरूम की तरफ चला गया। ओजस्विनी अंदर जाकर सीधे सोफे पर बैठ गई। तभी अनिष्का अपने रूम से बाहर आकर ओजस्विनी के बगल में आकर बैठते हुए बोली, बेस्टी तू यहाँ। ये बोलकर वह चुप हो गई क्योंकि राहत भी उसके पीछे पीछे रूम से बाहर आया और वह भी सामने वाले सोफे पर बैठ गया। राहत अच्छी तरह से जानता था कि ओजस्विनी अगर उसके रहते में घर आई है तो उसे जरूर उन दोनों से कोई बात करनी होगी। तभी अनिष्का ने ओजस्विनी से फिर से सवाल किया, क्या हुआ ओजस्विनी, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? कोई जरूरी काम या परेशानी की बात है क्या? अनिष्का की यह बात सुनकर ओजस्विनी ने उससे कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे आप दोनों से परसों दिल्ली जाने के बारे में बात करनी है। उसकी बात सुनकर राहत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी हम सब दिल्ली जाएंगे ही। राहत की यह बात सुनकर ओजस्विनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अभी भाभी की प्रेगनेंसी का 2nd मंथ ही चल रहा है और ऐसे में उनका इतना लंबा सफर करना सही नहीं होगा। ओजस्विनी की बात सुनकर अब राहत भी इस बारे में सोचने लगा। फिर कुछ देर की शांति के बाद अनिष्का ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं नहीं जा सकती तो क्या हुआ, तू और राहत दिल्ली चले जाना। उसकी यह बात सुनकर राहत और ओजस्विनी साथ में बोल पड़े, लेकिन इस कंडीशन में हम तुम्हें यहाँ अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं। उन दोनों को ऐसा बोलते देख अनिष्का के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने थोड़ा उदास होते हुए कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ओजस्विनी ने इस बार कुछ नहीं कहा, वह राहत के जवाब का इंतजार करने लगी। तभी राहत ने कुछ देर सोचने के बाद ओजस्विनी की तरफ देखकर कहा, एक काम करो, तुम अपनी असिस्टेंट नव्या के साथ दिल्ली चली जाओ और मैं यहाँ अनिष्का के साथ रुक जाऊंगा और मैं वहाँ के बिजनेस की कर्ज सिचुएशन और सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में तुम्हें मेल कर दूंगा, तो तुम वहाँ बाकी का सब कुछ भी देख लेना। ओजस्विनी ने राहत की बात और कोई भी सवाल न करते हुए ठीक है कहा और फिर वह अनिष्का से बोली, मैं कल सुबह की पहली फ्लाइट से ही दिल्ली के लिए निकल जाऊंगी, इसलिए मैं अब पैकिंग करने फ्लैट में जाती हूँ। अनिष्का ने भी सहमति में हाँ में अपना सिर हिला दिया और उसके बाद ओजस्विनी अपने फ्लैट में वापस आ गई क्योंकि उसे अभी ही सारी पैकिंग करनी थी और नव्या को भी इस बारे में इन्फॉर्म करना था। साथ ही उसे दिव्या को भी कुछ दिनों तक सब कुछ संभालने के इंस्ट्रक्शन भी देने थे। अपने फ्लैट में आने के बाद ओजस्विनी ने नव्या और दिव्या को कॉल करके सारी बातें समझासी और उसके बाद वह पैकिंग करने अपने रूम में चली गई। सब कुछ करते हुए 11 बज गए थे। फिर कुछ सोचकर बेड पर लेटते हुए ओजस्विनी ने अपने मोबाइल से राहुल को कॉल लगा दिया, लेकिन राहुल ने उसका कॉल पिक नहीं किया। ये देखकर ओजस्विनी थोड़ी उदास हो गई, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आने बीप की आवाज आई। ओजस्विनी ने जैसे ही मैसेज बॉक्स ओपन किया, सामने राहुल का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर वापस आ गई। उस मैसेज में लिखा हुआ था, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ इसलिए आज रात भी शायद ही तुमसे बात कर पाऊंगा, इसके लिए सॉरी और अब अच्छे से सो जाओ, गुड नाइट, लव यू। और इस मैसेज में नीचे कुछ किसिंग इमोजी बने हुए थे। ये देखकर ओजस्विनी के चेहरे की मुस्कान बढ़ गई। अगली सुबह दिल्ली में सुबह के 9:30 बजे ओजस्विनी और नव्या की फ्लाइट दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी थी। क्योंकि इस समय ओजस्विनी के दिल्ली में कोई भी रिलेटिव नहीं बचे हुए थे, इसलिए ओजस्विनी नव्या को लेकर एक 5 स्टार होटल में चेक इन करने चली गई। वहां जाकर उन दोनों ने एक ही रूम लिया क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के साथ रूम शेयर करने में कभी भी परेशानी नहीं होती थी। वही ओजस्विनी के चेहरे पर थोड़ी टेंशन के हाव भाव दिखाई दे रहे थे, जिसे नव्या ने भी नोटिस कर लिया था, लेकिन उसने अभी इस बारे में ओजस्विनी से कोई सवाल नहीं किया। होटल के रूम में आने के बाद ओजस्विनी ने सबसे पहले आर्यन को कॉल लगाया। कुछ देर ही रिंग जाने के बाद आर्यन ने कॉल पिक कर लिया और ओजस्विनी को सामने से आर्यन की चिंता से भरी आवाज सुनाई दी, रीति यार कहाँ हो तुम? कल तुमने मुझे कहा था कि शाम को कॉल करके दिल्ली आने के बारे में बता दोगी, लेकिन तुमने तो कॉल किया ही नहीं। इससे आगे की आर्यन कुछ और शिकायतें करता ओजस्विनी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ा रुक तो जा, मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए रात में तुझे कॉल करके नहीं बता पाई और अभी यही बताने के लिए तुझे कॉल किया है, मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर आर्यन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या कहा तूने? तू पहले ही दिल्ली पहुँच गई है, तो अभी तू कहाँ पर रुकी हुई है? मुझे अभी एड्रेस सेंड कर, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। आर्यन की आवाज़ में इतनी उत्सुकता देखकर ओजस्विनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी तुझे एड्रेस सेंड कर रही हूँ। ये बोलकर ओजस्विनी ने कॉल कट कर दिया और फिर तुरंत ही उसने आर्यन को उसके होटल का एड्रेस और रूम नंबर भेज दिया। और तभी उसने देखा कि नव्या बाथरूम से शावर लेकर बाहर आ चुकी है। ये देखकर वह भी अपना बैग अनपैक करके उसमें से कुछ कपड़े निकालकर सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। क्योंकि वैसे ही 10:30 बज चुके थे और कुछ ही देर में आर्यन भी आने वाला था, इसलिए ओजस्विनी भी जल्द ही रेडी हो गई। नव्या ने समय देखा तो 11 बजने ही वाले थे। ये देखकर नव्या ने बेड पर बैठे हुए ही मिरर के सामने रेडी हो रही ओजस्विनी को देखकर उससे कहा, अब हम लोग सीधे किसी रेस्टोरेंट में चले क्या? क्योंकि 11 बजने वाले हैं और मुझे जोरों की भूख लग गई है। उसकी बात सुनकर ओजस्विनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है,
हम सीधे रेस्टोरेंट की तरफ ही चलते हैं, मैं आर्यन को भी वही आने के लिए बोल दूंगी। ये बोलकर ओजस्विनी ने अपना पर्स उठाया और वह नव्या को साथ लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा खोल पाती उनके रूम की डोरबेल बज गई। ये देखकर ओजस्विनी ने तुरंत ही दरवाजा खोला तो उसके सामने आर्यन खड़ा हुआ था। आर्यन को वहां देखकर ओजस्विनी ने उसे हग करते हुए कहा, अभी हम तुम्हें ही कॉल लगाने वाले थे। ये सुनकर आर्यन ने अंदर आते हुए कहा, लेकिन क्यों? तुझे तो पता था न कि मैं पहले ही यहाँ आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर ओजस्विनी ने थोड़ी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, अरे हम दोनों को बहुत भूख लग गई है, इसलिए हमने सोचा कि सीधे रेस्टोरेंट ही चले जाए और तुझे भी वही आने के लिए बोल दे। ओजस्विनी की यह बात सुनकर आर्यन तुरंत ही बेड से उठकर खड़ा हो गया और उसने ओजस्विनी से कहा, अरे ऐसी बात है तो हम लोग अभी यह क्या कर रहे हैं? ये बोलकर आर्यन सीधे रूम से बाहर निकल गया। ओजस्विनी और नव्या भी उसे हैरानी से देखकर उसके पीछे पीछे ही रूम से बाहर आ गई। ओजस्विनी ने रूम को लॉक कर दिया और वे तीनों लिफ्ट की तरफ चले गए। लिफ्ट में जाकर आर्यन ने ओजस्विनी से कहा, मैंने पहले ही यहाँ के एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में हम लोगों के लिए टेबल बुक कर दिया है, तो हम लोग सीधे वही चलते हैं और आगे की बातें भी हम वहीं पर कर लेंगे। ओजस्विनी और नव्या के चेहरे पर भी उसकी बात को सुनकर एक मुस्कान आ गई और ओजस्विनी ने भी सहमति में हाँ में अपना सिर हिला दिया। वे तीनों लिफ्ट से बाहर आकर सीधे ही एग्जिट गेट से बाहर आ गए। तभी आर्यन उन्हें अपने साथ सामने खड़ी एक कार की तरफ लेकर चला गया। ओजस्विनी और नव्या जैसे ही उस कार के पास पहुंचे वे दोनों अंदर एक लड़की को पहले से ही पैसेंजर सीट पर बैठा देखकर हैरान रह गए, जबकि आर्यन और वह लड़की उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। 63 राहुल का भाई एमी। ओजस्विनी और नव्या जैसे ही आर्यन के साथ होटल से बाहर आई तो आर्यन ने उन्हें सामने खड़ी एक कार की तरफ चलने का इशारा किया। उन दोनों ने कार के पास पहुंचकर देखा कि उसकी पैसेंजर सीट पर पहले से ही एक लड़की बैठी हुई है, जिसे अचानक से उस कार में बैठा देखकर ओजस्विनी हैरानी से आर्यन की तरफ देखने लगी तो उसने पाया कि आर्यन उस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा है। जब ओजस्विनी ने देखा आर्यन का रिएक्ट उस लड़की को देखकर नॉर्मल था तो उसने फिर उससे कोई सवाल नहीं किया और ओजस्विनी और नव्या जाकर कार की बैक सीट पर बैठ गई। आर्यन ने ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद अपना सीट बेल्ट बांधा और फिर कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब ओजस्विनी ने देखा कि आर्यन उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बता रहा है तो ओजस्विनी ने क्यूरियस होते हुए आर्यन से सवाल किया, आर्यन क्या अब तुम मुझे बताओगे कि हमारे साथ कार में जो ब्यूटीफुल लेडी बैठी हुई है वह कौन है? ओजस्विनी का ये सवाल सुनकर आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपने बगल में बैठी लड़की की तरफ एक नज़र देखने के बाद कहा, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी फियांसे अंजलि है। उसकी बात सुनकर ओजस्विनी हैरानी से आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, तूने अभी तक मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाए रखी कि तूने अपने लिए इतनी खूबसूरत लड़की पहले ही ढूंढ ली है? ये सुनकर आर्यन ने अपना एक कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी लेकिन मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने अभी तक तुझे इस बारे में नहीं बताया था। वैसे भी अभी पिछले महीने ही तो हमारी सगाई हुई है। ये सुनकर ओजस्विनी ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अच्छा तो ये बात है, चल कोई ना, अभी के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। उसके ये बोलते ही दोनों ने साथ में थैंक यू कहा। तब तक उनकी कार एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुक गई और वे सभी कार से उतरकर साथ में रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। ओजस्विनी ने अब अंजलि को अच्छे से देखा था। अंजलि ने रेड कलर का नी लेंथ का कुर्ता और उसके साथ व्हाइट कलर का जीन्स पहना हुआ था। उसके बाल एक हाई पोनीटेल में बंधे हुए थे। चेहरे पर भी मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक ही लगाई हुई थी। इस सिंपल लुक के साथ भी वह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तभी वे चारों एक टेबल पर जाकर बैठ गए। उनके वहां बैठते ही उनके पास एक वेटर ऑर्डर लेने के लिए आया तो सभी ने डिसाइड करके फूड ऑर्डर कर दिया, जिसके बाद वह वेटर उनका ऑर्डर लेकर उस टेबल से चला गया। उसके जाने के बाद ओजस्विनी ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, वैसे ये तो बताओ कि तुम दोनों की अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? ये सुनकर इस बार अंजलि ने जवाब दिया, दरअसल हम दोनों की अरेंज मैरिज है। ये सुनकर ओजस्विनी ने आर्यन को चिढ़ाते हुए कहा, तभी तो मैं सोचूं कि आर्यन को इतनी खूबसूरत और समझदार लड़की कैसे मिल गई। उसकी इस बात पर अंजलि हल्का सा मुस्कुरा दी, जबकि आर्यन का मुंह बन गया। उसके बाद उन लोगों के बीच आगे भी इसी तरह से बातें चलने लगी। ओजस्विनी ने आर्यन और अंजलि से नव्या का इंट्रोडक्शन करवाया और उसके बाद वे लोग साथ में लंच करने लगे। जब वे सभी लंच करके वापस आए तो अंजलि ने आर्यन को उसके घर ड्रॉप करने के लिए बोल दिया, जो रास्ते में ही था, क्योंकि वह जानती थी कि ओजस्विनी उस कंपनी की ओनर है जिस कंपनी में आर्यन CEO है। इसलिए उन लोगों को अब अपनी बिजनेस के बारे में भी बातें करना होगी और वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आर्यन को भी अंजलि की इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वे सभी अंजलि को उसके घर ड्रॉप करने के बाद होटल वापस आ गए। रूम में जाकर ओजस्विनी ने देखा कि पहले ही दोपहर के 1 बज चुके हैं, इसलिए वे लोग होटल रूम के हॉल में ही बैठ गए।
नव्या ने भी ओजस्विनी को उसका लैपटॉप और कुछ फाइल्स लाकर दे दी जो उनके दिल्ली के बिजनेस से रिलेटेड थी। इस बार आर्यन भी अपने साथ एक बैग लेकर आया था। उसने भी उसमें से कुछ फाइल्स निकाली और उसके बाद उनके बीच डिस्कशन शुरू हो गया। 2 घंटे बाद उन लोगों को काम करते हुए 3 बज गए थे, इसलिए ओजस्विनी ने रूम के लैंडलाइन से सभी के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। तभी ओजस्विनी ने आर्यन से कहा, आर्यन तुम एक काम करो, आज शाम 6 बजे हमारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज कर दो और उसके बाद 8 बजे कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को अर्जेंट मीटिंग के लिए आने को बोल दो। आर्यन ने उसकी बात को मना नहीं किया और अपना मोबाइल निकालकर अपने सेक्रेटरी को कॉल करके दोनों मीटिंग्स के इनविटेशन मेल को भेजने के बारे में बोल दिया। आर्यन इस वक्त अपने सेक्रेटरी को यहाँ पर साथ में नहीं लाया था क्योंकि वह जानता था कि उसे कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी ओजस्विनी से बातें करनी होगी, इसलिए उसने अपने सेक्रेटरी को यहाँ लाना सही नहीं समझा। ओजस्विनी ने कंपनी के लिए निकलने से पहले ही राहुल को मैसेज कर दिया कि वह आज शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक मीटिंग में रहेगी और यह मैसेज भेजकर वह नव्या के साथ आर्यन के द्वारा भेजी कार में आकर बैठ गई। आर्यन 4 बजे ही सारी अरेंजमेंट चेक करने के लिए वहां से निकल गया था। उसके जाने के बाद ओजस्विनी ने कल की पूजा की सारी तैयारी करने के लिए नव्या को बोल दिया था। क्योंकि नव्या दिल्ली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, इसलिए ओजस्विनी ने आर्यन से बोलकर अंजलि से नव्या की मदद करने की रिक्वेस्ट करने के लिए कह दिया था। अंजलि भी उनकी हेल्प करने के लिए तुरंत रेडी हो गई थी और नव्या को लेने के लिए होटल पहुंच गई। ओजस्विनी ने नव्या को उसके मतलब रीति के परिवार की पुण्यतिथि की सारी तैयारी करने के लिए सब कुछ बता दिया था। नव्या ने भी सारा काम कंप्लीट करने के बाद 6 बजे के पहले होटल आने के लिए बोल दिया था, लेकिन अंजलि की मदद की वजह से उनका सारा काम जल्द ही खत्म हो गया और वे लोग 5:30 बजे ही होटल आ गए थे, जिसके बाद वह और ओजस्विनी साथ में मीटिंग के लिए निकल गए। मुंबई में राहुल आज सुबह से ही अपने भाई एमी के साथ उसके सभी फेवरेट प्लेसेस पर घूमने गया हुआ था। उसके बाद शाम के वक्त राहुल को किसी अर्जेंट ऑफिस वर्क की वजह से ऑफिस जाना पड़ा, इसी वजह से एमी घर पर उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। AR कॉर्पोरेशन में राहुल अपने केबिन में बैठकर अपने सामने बैठे हुए 2 40 से 50 उम्र के व्यक्तियों से कुछ डिस्कशन कर रहा था। साथ ही बीच बीच में वह अपनी वॉच में टाइम देखता जा रहा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे कहीं जाने की जल्दबाजी थी। तभी उसने राजीव को अंदर आने के लिए आवाज लगाई, राजीव अंदर आओ। राजीव जो कि केबिन के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था, उसने तुरंत ही केबिन के अंदर आते हुए कहा, जी सर। उसे आया देखकर राहुल ने एक नोटपैड उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे कहा, इसमें जो भी कंडीशन लिखी हुई है मुझे अभी उनके बेसिस पर बजाज एंटरप्राइजेस के साथ डील के पेपर 10 मिनट पर रेडी चाहिए है। राहुल की यह बात सुनकर उसके सामने बैठे दोनों व्यक्ति हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगे क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी नहीं कर सकता है। लेकिन राजीव को राहुल की बात से कोई हैरानी नहीं हुई और वह तुरंत ही राहुल के केबिन के एक काना पर लगे टेबल चेयर पर जा बैठा, जहां पर पहले से ही राजीव का एक लैपटॉप रखा हुआ। राजीव ने उसे तुरंत ही ओपन करके उस पर टाइप करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक उस केबिन में बस बटन की टक टक की आवाज सुनाई दे रही थी, जबकि राहुल इस वक्त भी बार बार अपनी वॉच की तरफ देखा जा रहा था। लगभग 8 मिनट बाद ही राजीव अपनी चेयर से उठा और साइड में रखे प्रिंटर से उसने कुछ पेजेज को निकालकर अरेंज किया और एक फाइल में अटैच करके उसे राहुल के सामने टेबल पर रख दिया। ये देखकर वे दोनों व्यक्ति हैरान रह गए थे कि राजीव ने इस काम को करने में 10 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं लिया। दरअसल राहुल अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन वह नॉर्मली ऐसे छोटे मोटे काम रोज नहीं किया करता था, ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉय से करवा लिया करता था। लेकिन आज राजीव जानता था कि उसके बॉस सिर्फ 1 घंटे के लिए ही ऑफिस आए हुए हैं और 1 मिनट की भी देरी होने पर वे इस डील को रिजेक्ट कर देंगे। तभी उन सभी ने देखा कि राहुल ने उन कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को पढ़े बिना ही साइन कर दिया है और उसके बाद वह अपनी चेयर से उठकर उस फाइल को राजीव की तरफ बढ़ाते हुए बोले, एक बार तुम इस फाइल को रीचेक कर लो और अगर तुम्हें इस डील में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है तो उन पेपर्स पर बजाज एंटरप्राइजेस से IME बजाज के साइन ले लो और इसकी एक कॉपी उन्हें भी दे देना। ये बोलकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी मी बजाज से उनके मैनेजर ने कहा, लेकिन अगर इनके सेक्रेटरी को हमारी इस डील में कोई प्रॉब्लम समझ आई तो क्या होगा। हालांकि उस व्यक्ति ने यह बहुत धीमे स्वर में कहा था, लेकिन राहुल ने यह बात सुन ली थी, इसलिए उसने 1 सेकंड के लिए अपनी जगह पर रुककर पीछे पलटे बिना ही कहा, राजीव अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगता है तो AR कॉर्पोरेशन और बजाज एंटरप्राइजेस के बीच हो रही इस डील को कैंसिल कर देना। ये बोलकर राहुल तुरंत ही अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। जबकि राहुल के इस एटीट्यूड को देखकर राजीव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर होकर उन पेपर्स को रीड करने लगा। 7 बजने को 5 मिनट ही बचे ही थे कि एक बड़े से बंगलो के गेट से एक कार एंटर हुई और बंगलो के सामने आकर जैसे ही वह कार रुकी, उसमें से राहुल तुरंत ही दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और बड़े बड़े कदमों से वह दरवाजे की तरफ चला गया। अभी वह दरवाजे की डोरबेल बजाने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला, जिसे देखकर राहुल ने एक राहत की सांस ली। तभी राहुल के सामने एक उसी की जैसी हेल्थ हाइट का एक लड़का खड़ा हुआ था, लेकिन देखने में उसकी उम्र राहुल से थोड़ी कम, लगभग 21-22 साल ही लग रही थी। लेकिन उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने अपने फेस पर एक मास्क लगाए हुआ था और गॉगल पहने हुए थे।
राहुल को अपने सामने देख कर उसने तुरंत ही राहुल को गले से लगा लिया और बोला, भाई आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, अगर आपको एक भी मिनट देरी होती तो आपको पता है ना मैं क्या करता। उसकी बात सुनकर राहुल ने उसे खुद से दूर करते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तू जानता है ना एमी, मैं कभी लेट नहीं हो सकता हूँ और अगर कभी हो भी गया तो तुझे मेरी परमिशन के बिना घर से नहीं निकलना है। इस तरह बात करते हुए वे दोनों घर से बाहर राहुल की कार की तरफ बढ़ गए। वहां जाकर वे दोनों कार की बैक सीट पर बैठ गए। उनके बैठते ही कार में दो व्यक्ति और आकर ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट पर बैठ गए। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि राहुल के पुराने बॉडीगार्ड टाइगर और जॉन थे। तभी जॉन ने सवाल किया, प्रिंस हमें कार किस तरफ ले जानी है? उद्धरण चिन्ह। उसके इस सवाल पर राहुल ने बस इतना ही कहा, ब्लू मून नाइट क्लब। उसके ये बोलते ही जैक ने कार स्टार्ट कर दी और उनकी कार मुंबई की सड़कों पर स्पीड से दौड़ने लगी। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। 64 राहुल के कजिन से मुलाकात। एक कार में राहुल और उसका भाई बैठकर ब्लू मून नाइट क्लब जा रहे थे। उनके साथ राहुल के बॉडीगार्ड्स टाइगर और जॉन भी बैठे हुए थे। राहुल के भाई एमी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, भाई अब तो मैं इतना फिट हो गया हूँ कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रख सकता हूँ और आपने तो टाइगर और जोहन भाई को भी हमेशा मेरे साथ रहने के लिए बोल दिया है, तो फिर अब मुझे अपना फेस कवर करने की क्या जरूरत है? उसके इस सवाल को सुनकर राहुल ने थोड़ी गंभीरता से कहा, एमी तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम मुझे पूरे 15 सालों बाद वापस मिले हो और अब मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता हूँ। बस इसीलिए तुम्हें इंडिया आने से मना करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। फिर एक गहरी सांस लेकर राहुल ने एमी से कहा, शायद तुम ये बात नहीं जानते हो लेकिन चाचा जी को कहीं से तुम्हारी एक फोटो मिल गई है और उन्होंने अपने सारे आदमी को तुम्हारी फोटो देकर कहा है कि तुम जहाँ कहीं भी दिखो वे तुम्हें मार दे। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपना फेस कवर करके ही घर से निकलो जिससे कोई भी तुम्हें पहचान ना पाए। राहुल की बात सुनकर एमी ने थोड़े मायूस सी आवाज में कहा, लेकिन मुझे कब तक इस तरह सबसे छिपकर रहना होगा? ये सुनकर राहुल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बस 2 सालों की बात है, उसके बाद तुम्हारे 24 साल के होते ही दादाजी की वसीयत के अनुसार तुम उनकी कंपनी के 25% शेयर के मालिक बन जाओगे और तब उन लोगों को तुम्हें मारने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर तुम आराम से इंडिया में रह सकते हो। ये सुनकर एमी ने कहा, हमारे दादाजी को भी ऐसी वसीयत बनाने की क्या जरूरत थी जिसके वजह से हम लोग अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं। एमी को इस तरह बड़बड़ाते देख राहुल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तब तक वे लोग ब्लू मून नाइट क्लब पहुंच गए और जॉन ने उनकी कार रोक दी। कार के रुकते ही राहुल और एमी क्लब के विप गेट से अंदर चले गए और पहले से बुक किए गए अपने प्राइवेट रूम की तरफ चले गए। यहाँ आकर राहुल ने देखा कि उसकी दोनों कजिन सिस्टर्स और एक कजिन भाई पहले से ही उस रूम में बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर एमी ने इस बार भी अपना मास्क नहीं उतारा क्योंकि राहुल नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई भी एमी को देखे। तभी राहुल को अंदर आता देखकर उसकी दोनों कजिन खुश होकर अपनी जगह से उठकर राहुल के गले से जा लगी और उनमें से छोटी उम्र की एक लड़की अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, बिग ब्रो आप आ गए। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आपको पता है हम पिछले 1 महीने से आपसे मिलने के लिए भाई से बोल रहे थे लेकिन ऋत्विक भाई ने हमसे कहा कि आप इस मंथ बहुत बिजी हो, इसलिए हम लोग कुछ दिन और रुके। वो तो अच्छा है कि एमी भाई आ गए और हमें आपसे मिलने का मौका मिल गया। राहुल ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए दोनों को खुद से दूर किया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम दोनों ने सीधे मुझे कॉल क्यों नहीं किया? और वैसे ऋत्विक सही बोल रहा था, इस मंथ में थोड़ा ज्यादा बिजी था लेकिन अगली बार से ध्यान रखूंगा कि तुम दोनों को मेरे कारण कोई परेशानी न हो। ये सुनकर दूसरी कजिन बोली, भाई आप जानते हैं कि आपकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती है, बल्कि आप तो हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन हो। ये सुनकर राहुल ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और दोनों को अपने साथ लेकर उस रूम में लगे सोफे पर जाकर बैठ गया। दरअसल ये तीनों बच्चे राहुल के उन्हीं चाचा के थे जो राहुल के भाई एमी को मारने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वे अपने पिता की ऐसी वसीयत बनाने की वजह से उनसे बहुत नाराज थे और जिसका बदला वे राहुल और एमी से लेने की कोशिश करते रहते थे। हालांकि उनके तीनों बच्चे उनके बिल्कुल अपोजिट थे। उन तीनों में ऋत्विक और ऋषिका ट्विंस भाई बहन थे जिनकी उम्र 19 साल ही थी और उन दोनों से छोटी मानविका थी जिसे सब प्यार से मनु बोलते थे और उसकी उम्र 16 साल की थी। मनु अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा प्यार राहुल से ही करती थी। उनके दादाजी की वसीयत के अनुसार उन्होंने अपने अग्निहोत्री एम्पायर का 50% हिस्सा राहुल के नाम किया था, जबकि 25% एमी और 25% ऋत्विक के नाम किया था। जिस समय उनके दादाजी ने अपनी वसीयत बनाई थी उस समय ऋत्विक की मां प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से उन्होंने उस बच्चे के नाम 25% शेयर किए थे। उन बच्चों के 18 साल के होने के बाद ये सब उनके नाम होना था, तब तक उनके माता पिता उनकी प्रॉपर्टी की देखरेख करेंगे। हालांकि ऋत्विक और ऋषिका के जन्म लेने के पहले ही उनके दादाजी गुजर गए थे, इस वजह से उनकी वसीयत में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता था। लेकिन राहुल एक दादाजी ने अपनी वसीयत में साफ तौर पर लिखा था कि अगर उनके घर में कोई भी लड़की जन्म लेती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी राहुल उठाएगा। जिस वजह से ऋषिका और मानविका के जन्म के बाद से ही उनके पिता को उन दोनों से कोई लगाव नहीं रहा था, क्योंकि उनके नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, इसलिए शुरू से ही राहुल ने ही उन दोनों को अपना पूरा प्यार दिया था।
राहुल के चाचा जी हमेशा से राहुल और एमी से अपना बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मौका पाकर अपने बच्चों ऋषिका और ऋत्विक के जन्म के 1 साल बाद ही एमी को किडनैप करवा कर उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाली एक गैंग को सौंप दिया। उसके बाद से ही हर कोई एमी को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्हें एमी कहीं भी नहीं मिला और न ही राहुल के चाचा के खिलाफ कोई सबूत मिला। और अब पूरे 15 साल बाद राहुल अपने भाई को खोजने में सफल हो पाया था। ये सब सोचते हुए राहुल की आंखें नम हो गई। तभी ऋत्विक ने राहुल के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, भाई आप इंदौर में क्या करने गए हुए थे और वहां जाकर आपने मेरा कॉल भी पिक नहीं किया। आपको पता है मैं तो ये जानकर डर ही गया था कि डैड को आपके इंदौर होने की बात पता चल गई है और वे आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और यह बात मैं आपको नहीं बता पाया हूँ। वो तो अच्छा है कि आपने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया, वरना उस समय कुछ भी हो सकता था। उसकी बात सुनकर राहुल ने कहा, तुम्हें मेरे इंदौर में रहने पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां मुझे कुछ नहीं हो सकता है और शायद कुछ दिनों बाद मुझे फिर से इंदौर जाना पड़ सकता है। ये बोलते समय राहुल के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी जिसे मानविका महसूस कर पा रही थी। मानविका ने राहुल को अपनी कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, बिग ब्रो क्या बात है, बड़ा इंदौर जाना आना हो रहा है, कहीं वहां कोई इंदौर वाली के प्यार में तो नहीं पड़ गए हो। मानविका के ये बोलते ही राहुल को खांसी आने लगी तो ऋषिका ने तुरंत ही सामने रखी पानी की बोतल खोलकर राहुल की तरफ बढ़ा दी। मानविका ने भले ही यह बात धीरे से कही थी, लेकिन उन सभी ने यह बात सुन ली थी और राहुल के ऐसे रिएक्शन की वजह से वे सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। अपने ऊपर सभी की नजरों को आते देखकर अब राहुल को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा था। तभी मानविका ने अपनी जगह से उठते हुए राहुल को गले लगा लिया और खुश होते हुए बोली, मतलब मैं सही थी, मैं सही थी। ये बोलते हुए वह सोफे पर चढ़कर कूदने लगी। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर राहुल के कान लाल होने लगे थे। वहीं ऋत्विक ने मानविका के हाथ पकड़कर उसे सोफे से नीचे खींचते हुए कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि तू एक बंदरिया है, लेकिन जब हम जैसे इंसानों के साथ होती है तब तो तू हमारी तरह बिहेव कर सकती है। ये सुनकर भी मानविका के चेहरे की खुशी कम नहीं हुई। जब ऋत्विक और मानविका के बीच ये सभी बातें चल रही थी उस समय एमी और ऋषिका ने राहुल के लाल हुए गलों को देखकर कहा, भाई क्या ये सच है आपने हमारे लिए भाभी ढूंढ ली है? उनके ये सवाल करते ही राहुल ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये बोलकर राहुल उस रूम से निकल गया, जबकि सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे और ऋत्विक ने अपनी आंखें बबादी बड़ी करके दरवाजे की तरफ देखकर कहा, क्या मैंने जो कुछ भी देखा है वह सच है या एक सपना है? मैंने अभी अभी राहुल भाई को शर्माते हुए देखा है। उसके इतना बोलते ही सभी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। वही राहुल कुछ देर बाहर घूमने लगा। वह इस समय बहुत नर्वस नजर आ रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह अंदर आया तो उसने देखा कि सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे अभी कुछ देर पहले उन लोगों के बीच कोई सीरियस बात हुई ही ना हो। ये देखकर राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह जाकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद राहुल ने उन सभी की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी होने वाली भाभी का नाम ओजस्विनी मल्होत्रा है। और यह बोलकर वह चुप हो गया। कुछ देर के लिए उस कमरे में चुप्पी छा गई और अगले ही पल वह कमरा उन सभी के सवालों से भर गया। भाई भाभी कैसी दिखती है? वो आपको कहाँ मिली? वो करती क्या है? आपने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या भाभी इंदौर में रहती है? राहुल के कानों में इसी तरह के सवाल गूंजने लगे तो उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, पहले तुम लोग अपना ये सब्जी बाजार बंद करो, तभी मैं तुम लोग को उसके बारे में कुछ भी बताऊंगा, नहीं तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। राहुल के ये बोलते ही उस रूम में एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई और सब उत्सुकता के साथ सांवलिया नजरों से राहुल की तरफ देखने लगे। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। 65 मानविका की फीलिंग। राहुल, एमी और उनके तीनों कजिन ब्लू मून नाइट क्लब के एक प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे, जहां राहुल के ओजस्विनी और उसके रिलेशन की बात बताने पर वे सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे थे। जब कमरे में एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई तो राहुल ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उन सभी के सवालों का जवाब देना शुरू करते हुए कहा, उसका नाम ओजस्विनी मल्होत्रा है। अब से लगभग 3 साल पहले मेरी उससे दिल्ली में पहली बार मुलाकात हुई थी। उस समय उसने मेरी जान बचाई थी। फिर उसके बाद मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं एमी को ढूंढने देहरादून गया हुआ था तो वह मुझे वहां पर दूसरी बार दिखाई दी। शायद वह मेरे लिए लकी चार्म थी, तभी तो उसके पहली बार मिलने से मेरी जान बची। और जब मैं उससे दूरी बार टकराया उसी रात मुझे अपना एमी वापस मिल गया। उसके बाद मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिली। ये बोलकर राहुल ने अपना सिर नीचे कर लिया और फिर अपने चेहरे पर हाथ फेर कर आगे बोला, और अब पूरे 3 सालों बाद वह पिछले महीने ही एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरे सामने आई और इस बार भी उसकी मेरी लाइफ में आते ही हमारी कंपनी पहले से हार चुके उस फैशन इवेंट में जीत गई। ये बोलकर राहुल शांत हो गया। राहुल को ओजस्विनी के बारे में इतने प्यार से डिस्क्राइब करते देख मानविका ने राहुल को चिढ़ाते हुए कहा, बिग ब्रो आपको देखकर तो लगता है कि भाभी ने आपको पूरी तरह से उनका आशिक बना दिया है। ऋत्विक भी हंसते हुए बोला, भाई इस बार तो मुझे लाइफ में पहली बार इस मनु की बात बिल्कुल सही लग रही है। ये बोलते हुए ऋत्विक ने मनु को एक हाई फाई दे दिया। तभी एमी बोला, भाई आप ये बताइए कि आप हम लोगों को उनसे कब मिला रहे हो? उसके ये बोलते ही ऋषिका ने भी कहा, हाँ भाई हमें भी एक बार भाभी से मिलना है, वो भी जल्द से जल्द। उन सभी को ओजस्विनी से मिलने की बात करते देख राहुल इस बारे में सोचने लगा। फिर उसने कुछ देर बाद कहा, लेकिन अभी तो तुम लोग उससे नहीं मिल सकते हो क्योंकि वह किसी जरूरी काम से दिल्ली गई हुई है और 2 दिन बाद ही वह वापस आएगी। उसकी बात सुनकर एमी परेशान होते हुए बोला, लेकिन भाई मुझे तो 2 दिन बाद शाम की फ्लाइट से वापस
निकलना है। उसकी बात सुनकर राहुल थोड़ा परेशान हो गया। तभी ऋषिका बोली, क्यों ना हम कल एमी भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर ले और तब तक आप सब अपने ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट कर लो और फिर हम लोग परसों शाम को इंदौर के लिए निकल जाते हैं और वह चलकर भाभी के लिए सरप्राइज प्लान करेंगे। 2 दिन बाद जैसे ही भाभी वापस आएगी हम उन्हें एक सरप्राइज दे देंगे और एमी भाई की फ्लाइट शाम की है तो वो भी आधा दिन भाभी के साथ स्पेंड कर सकते हैं। ऋषिका का आइडिया सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है और राहुल बोला, ठीक है, मुझे भी ऋषिका की बात में कुछ गलत समझ नहीं आता है, हम सब इसी अनुसार काम करेंगे। तभी ऋत्विक थोड़ा चिंतित होते हुए बोला, लेकिन हम तीनों साथ में घर से निकालेंगे तो पापा से इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हमें साथ जाता देखकर पापा को डाउट हो ही जाएगा। इस बार मानविका थोड़ा सोचते हुए बोली, ऋत्विक भाई क्यों ना हम दोनों मतलब मैं और दीदी कल दोपहर को घर से ये बोलकर निकल जाए कि फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे पर जा रहे हैं और फिर हम बिग ब्रो के घर आ जाएंगे। वैसे भी हमारे कहीं भी जाने से पापा को फर्क नहीं पड़ना है। ये बोलते हुए मनु के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन ठीक करते हुए आगे कहा, और आप शाम को इंदौर के आसपास अपनी कोई प्रोजेक्ट के बारे में पता करने को अपने उस असिस्टेंट को बोल दो, वो तो आपके कहने पर कहीं से भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट अरेंज कर सकता है। बस उसके बाद शाम को आप भी उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में निकल आना, लेकिन आपको अलग फ्लाइट से आना होगा क्योंकि पापा हमेशा की तरह आपकी जासूसी जरूर करवाएंगे। ये बोलकर मानविका ने एक आंख ब्लिंक कर दी। ऋत्विक को भी यह बात सही लगी तो सब कुछ डिसाइड हो जाने के बाद वे लोग थोड़ी बिजनेस की बातें करने लगे, लेकिन उन सब में से एमी और मानविका बस अभी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए वे दोनों बोर हो रहे थे। एमी तो फिर भी ऑनलाइन गेम्स में बिजी हो गया, लेकिन मानविका वो तो बस उन सभी का चेहरा देख रही थी। मानविका ने कुछ देर सोचा और फिर ऋत्विक से बोली, भाई मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत बोर हो रहा है। मानविका अच्छी तरह से जानती थी कि ऋत्विक उसे घर अकेले तो नहीं जाने दे सकता है, इसलिए उसके पास अपने सेक्रेटरी मानस को बुलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। ये सोचते हुए मानविका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मानविका की बात सुनकर राहुल बोला, ठीक है मनु, अगर तुम्हें घर ही जाना है तो मैं अपने ड्राइवर को बोलकर तुम्हें घर भिजवा देता हूँ। राहुल की बात से मानविका के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े सैड हो गए, लेकिन तभी ऋत्विक बोला, नहीं भाई आप अपने ड्राइवर को मत बोलिए, अगर पापा ने मनु को आपकी कार से उतरते देखा तो आप जानते हैं न कि वे मनु पर भी अपनी नजर रखने लगेंगे, इसलिए मैं अपने सेक्रेटरी मानस को बुलाकर उसे मनु को घर ले जाने के लिए बोल दूंगा। ये बोलकर ऋत्विक ने अपना मोबाइल निकाल लिया और अपने सेक्रेटरी मानस को कॉल लगा दिया। वही मानस का नाम सुनकर मानविका के चेहरे की चमक बढ़ गई, जिसे एमी ने नोटिस कर लिया था। कुछ देर बाद ऋत्विक को मानस का कॉल आया तो उसने मानविका को बाहर जाने का इशारा कर दिया। मानविका जैसे ही अपना पर्स लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगी, एमी ने उसे पीछे से आवाज दी, मनु रुको, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये बोलते हुए वह सोफे से उठ गया क्योंकि इस वक्त बाहर टाइगर और जॉन खड़े हुए थे, इसलिए राहुल ने भी एमी को जाने से मना नहीं किया। वही मनु से पहली बार एमी ने बात की थी, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने हमें अपना सिर हिला दिया। मानविका और एमी जैसे ही उस रूम से बाहर आए और वे एग्जिट की तरफ बढ़े तो एमी ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए सीधे लहजे में कहा, तो मेरी छोटी सिस्टर के मन में मानस के लिए फीलिंग्स है। एमी के मुंह से यह बात सुनकर तो मनु के चेहरे की हवाएं उड़ गई और वह अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। एमी ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारी आंखों में उसका नाम सुनकर जो चमक आई थी उसे देखकर कोई भी यह आसानी से बता सकता है। इस बार मानविका ने अपना सिर हल्का सा झुका लिया और उसका चेहरा हल्का सा शर्म से लाल हो गया था। ये देखकर एमी हंसते हुए बोला, ओह माय गॉड, मुझे तो आज पहली बार पता चला कि हमारी लेडी दबंग मनु को शर्माना भी आता है। उसकी यह बात सुनकर मानविका ने एमी को घूरते हुए कहा, एमी ब्रो आप इस तरह से मुझे परेशान नहीं कर सकते हैं। मानविका को नाराज होते देखकर एमी ने कहा, ओके बहना ठीक है, अब से नहीं करूंगा परेशान। फिर उसने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि वह मानस तेरे लिए ठीक है या नहीं और वह तुझे पसंद करता भी है या नहीं। नहीं, मैं ये सब जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि यह तेरा पर्सनल स्पेस है और हम सबको तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन याद रखना अगर लाइफ में कभी भी कोई भी परेशानी आई तो तेरे तीनों भाई हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे। एमी की बात सुनकर मानविका की आंखें नम हो गई और उसने एमी को हक कर लिया। इस समय वह का माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया था। कुछ सेकंड बाद मानविका ने एमी से दूर होते हुए कहा, एमी ब्रो अब मुझे जाना चाहिए और आपको इससे आगे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आगे आपकी जान को खतरा हो सकता है। एमी ने जवाब में बस इतना ही कहा, ठीक है, और फिर वह हल्का सा मुस्कुरा दिया और मानविका को बाहर जाते हुए देखता रहा। मानविका के बाहर जाने के बाद जैसे ही एमी पीछे मुड़ा, अपने से थोड़ी दूरी पर राहुल को खड़ा देखकर उसे हैरानी हुई, लेकिन फिर वह मुस्कुरा दिया और राहुल की तरफ बढ़ते हुए बोला, भाई आपको मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भाभी को मुझसे जलन होने लगेगी। एमी की इस बात पर राहुल उसकी पीठ पर एक मुक्का बनाकर मारते हुए बोला, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो तुम सब। ये बोलते हुए वे दोनों प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगे। तभी राहुल ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम भी अपने भाई बहनों को समझने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बात पर एमी हल्का सा मुस्कुरा दिया क्योंकि वह जानता था कि जब आज तीसरी बार मानविका से मिलने के बाद उसे मनु की आंखों में वह एहसास दिखाई दे गया है तो उसके भाई तो मनु के इतने करीब है, उन्हें तो इस बात के बारे में पहले ही पता चल गया होगा। दूसरी तरफ मानविका कैसे ही एग्जिट गेट से बाहर गई, उसने सामने बने गिलास विंडो पर खुद को देखा। इस समय वह बहुत क्यूट दिख रही थी। वैसे तो वह हमेशा किसी मॉडल की तरह रहती थी, लेकिन जब से उसे पता चला था कि मानस को शॉर्ट ड्रेसेस ज्यादा पसंद नहीं है तो उसने अपने लुक में थोड़ा बदलाव कर लिया था। आज उसने डार्क ग्रे कलर की एक फुल लेंथ फ्रॉक पहनी हुई थी, साथ में उसने अपनी मिडिल लेंथ हेयर्स को एक हेयर बैंड से नॉट किया हुआ था जो उसकी एज के हिसाब से बहुत नॉर्मल लग रहा था। मानविका खुद को एक नजर देखकर मेन गेट की तरफ चली गई। मानस ने जैसे ही उसे आते देखा उसने कार की बैक सीट का डोर ओपन कर दिया, लेकिन मानविका ने उसे इग्नोर करते हुए कार की दूसरी तरफ चली गई और वहां जाकर पैसेंजर सीट की तरफ का गेट खोलकर अंदर बैठ गई। मानस जो ये सब देख रहा था उसे कोई हैरानी नहीं हुई और न ही उसे मानविका पर गुस्सा आया, क्योंकि वह हमेशा से मानविका को अपने बॉस की बराबरी से देखता था, इसलिए वह उसे कुछ भी करने से रोकता नहीं था। मानस यही कुछ 21 साल का था और वह राहुल के पिता के ड्राइवर का बेटा था, लेकिन राहुल के पिता ने उसकी पढ़ाई शुरू से ही अपने बच्चों की तरह ही करवाई थी। पहले तो वह राहुल का असिस्टेंट था, लेकिन पिछले साल ऋत्विक के बिजनेस में कदम रखने पर उसने मानस को ऋत्विक का सेक्रेटरी बनाकर उसका ट्रांसफर कर दिया था। राहुल को असिस्ट करने की वजह से वह हर फील्ड में एक्सपर्ट था, लेकिन जहां मानविका उसे बहुत सालों से पसंद करती थी वही मानस को अभी इस बात का एहसास भी नहीं था। दोनों के बीच में 5 सालों के अंतराल के कारण मानस उसे किसी बच्ची की तरह ही समझता था, लेकिन मानविका को तब तक इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक मानस उसके पास है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।